ओके बच्चों, सब लोग ठीक ठाक हैं। गेस्ट पेपर जो दिया गया था सबने कोशिश की सॉल्व करने की। ऑनलाइन में आप लोगों ने कोशिश की सॉल्व करने की? ठीक है, जिन लोगों ने भी कोशिश की है बहुत अच्छी बात, क्योंकि हम तो चाहते हैं, एक मैंने कोटेशन दे रखी है गेस्ट पेपर में कि जो खुद मेहनत करता है अपने लिए, ईश्वर भी उसकी मदद करता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ईश्वर भी आपके साथ है, आपकी मदद करेगा, लेकिन पहले आप खुद की मदद करना सीखें, दूसरे पे डिपेंडेंट रहना बंद करें। और ये आज जो पेपर में गेस्ट पेपर मैंने दिया है आप लोगों को, तो आज मैं इसका सल्यूशन सहित आपको सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। और आपको जो जो मेन क्वेश्चन है वो कहाँ पर क्या बदल सकता है उसको भी बताऊंगा। यानी कि आप अपना एक रफ कॉपी भी ओके रखिए कि जहाँ पर कुछ नोट लिखना हो उसको लिख लीजिएगा कि इस टाइप की चीज़ें हमें ट्राई करनी है। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपका यहाँ दिखाई पड़ रहा है, ये पिक्चर वाला हमेशा आता है पिक्चर वाला। तो इसमें जो है, जब बोर्ड एग्जाम ने जब ये डिसाइड किया होगा कि पिक्चर वाला इस टाइप का कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनाया जाए, तो उन्होंने तो ठीक सोचकर डिसाइड किया कि हाँ, बच्चा अपनी तार्किक शक्ति का यूज़ करे और लॉजिकल माइंड से इसको सोच सके। लेकिन जो बुक्स वगैरह निकलती हैं उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, उन्होंने इसका सेंस थोड़ा गलत ले लिया। सेंस गलत क्या ले लिया? जैसे ये एक वॉच है, ठीक है, अब वॉच में हम बच्चों से क्या चाहते हैं कि वो उसका आंसर दें, उसके नीचे इस वॉच का कोई ना कोई रेफरेंस देना चाहिए कि इस रेफरेंस में इस वॉच को आप देखिए, ना कि बस ऐसे ही वॉच देखकर कुछ ना कुछ सोचने लगिए। तो ये चीज़ उन्होंने बुक्स वगैरह में नहीं ध्यान रखी है। इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन, कोई कहता है एब्स्ट्रैक्शन होगा, कोई कहता है इनकैप्सुलेशन होगा, वो इसीलिए कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो अब जैसे हमने यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया है, इसको दो तरीके से हम आपको इसके आंसर्स बता रहे हैं। एक, सबसे पहला जो मैंने दिया है उसके हिसाब से क्या आंसर रहेगा, तो आप देखिए यहाँ पर मैंने इसको एंट्री कंट्रोल लूप कहा है टिक करते जाइएगा आंसर्स, एंट्री कंट्रोल लूप कहा है। अब इसके बारे में समझ लीजिए हमने एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहा, और अभी क्वेश्चन का आंसर देखो बदल भी जाएगा एक छोटी सी लाइन बढ़ाने पर। एंट्री कंट्रोल लूप इसलिए कह दिया कि एंट्री कंट्रोल लूप का फीचर्स था कि पहले कंडीशन चेक होगी, उसके बाद एग्जीक्यूशन होगा। तो आप सोचो, अगर बाई चांस इस वॉच में सेल ना हो तो क्या ये एक बार भी रन करेगा? ये वॉच एक बार भी चलने की कोशिश करेगी? थोड़ा सा भी नहीं चलने की कोशिश करेगी। तो हमने यहाँ पे यहाँ पर इसका क्वेश्चन का सेंस लिया है कि वॉच में सेल जो लगा होगा तो वॉच चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। अब उसके हिसाब से ये एंट्री कंट्रोल लूप होता है। अब इसके बाद अगर हम यहाँ पर सुनते रहो, अब यहाँ पर अगर हम रेफरेंस बढ़ा दें कि इस वॉच को देखना है इन द रेफरेंस ऑफ इट्स निडल्स, इसकी निडल्स को ध्यान देते हुए बताओ, तो देखो निडल्स को अगर ध्यान दोगे तो इसका ऑप्शन क्या सही जाना चाहिए? नेस्टेड लूप, क्योंकि सबसे छोटी सेकंड वाली सुई जब तक कंप्लीट नहीं करेगी तब तक ऊपर वाला लूप यानी कि मिनट वाली सुई आगे नहीं बढ़ेगी, और मिनट वाली जब तक 60 मिनट कंप्लीट नहीं करेगी तब तक आवर्स वाली सुई आपकी नहीं बढ़ेगी। तो अगर इन द रेफरेंस ऑफ निडल्स कह दिया जा रहा है तब तो इसका आंसर आपका नेस्टेड लूप होगा, अदरवाइज ये एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि लूप का काम है किसी चीज को रिपीट करना, तो बार बार इन नंबर्स को रिपीट कर रहा है। और एग्जिट कंट्रोल लूप बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये अगर सेल नहीं है या पावर नहीं है तो एक बार भी ये नहीं चलने वाली, ठीक है। और नेस्टेड इफ का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है। तो ये दो तरीके से हमने आपको बता दिया क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर आपका ग्रीन कलर से है, मार्क करने की भी जरूरत नहीं है, आप देखते जाइए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से मैंने लिया है। इस क्वेश्चन में बच्चों करेक्शन होगा, एक छोटा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी तो इसमें हमने सही कर दिया। पहले वाले में देखिए 3 इधर लिखा होगा आपके इसमें आंसर, उसमें क्वेश्चन में, और 2 इधर लिखा होगा, उसको करेक्ट कर लीजिए। ये एक ही क्वेश्चन में भी गड़बड़ हुई है, बाकी सब सही है। तो अब देखिए यहां पर सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर आता है, और उसके बाद फिर आपका सीक्वेंस याद रखिएगा ऑपरेटर्स का, यूनरी ऑपरेटर आता है, फिर आपका अर्थमेटिकल ऑपरेटर आता है,
देन आपका रिलेशनल ऑपरेटर आता है, फिर लॉजिकल ऑपरेटर आता है, फिर असाइनमेंट ऑपरेटर आता है, और उसके बाद टर्नरी ऑपरेटर की तरफ आप जाएंगे। तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे तीनों लॉजिकल ऑपरेटर दे दिए, एंड और नॉट तीनों दे दिए, और साथ में एक यूनरी ऑपरेटर दे दिया। ठीक है, तो यूनरी ऑपरेटर सबसे पहले आना चाहिए, तो 4th नंबर पे ये हो गया। उसके बाद अब इन तीनों में कौन है, तो एंड और का तो समझ में आता है कि एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और का मतलब होता है प्लस। तो मल्टीप्लाई प्लस में मल्टीप्लाई पहले बड़ा होता है, तो मल्टीप्लाई पहले आना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद प्लस वाला आना चाहिए। नॉट का रेफरेंस क्या है, नॉट मल्टीप्लाई और इन दोनों से बड़ा माना जाता है। उसका एक रीजन ये है कि नॉट को खाली लॉजिकल ऑपरेटर में नहीं रखा जाता, उसको लॉजिकल यूनरी ऑपरेटर भी माना जाता है, लॉजिकल यूनरी ऑपरेटर। और यूनरी ऑपरेटर का प्रेसिडेंस सबसे ज्यादा होता है, इसलिए नॉट सबसे पहले सॉल्व होगा। और वो अलग बात है, ब्रैकेट लगा तो ब्रैकेट की प्रेसिडेंस तो रहेगी। तो नॉट सबसे पहले सॉल्व होगा, और उसके बाद एंड, उसके बाद और। इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि जैसे एक ये लिखा है, देखिए इसको नॉट को समझने की कोशिश कीजिएगा। एक ऐसे लिखा है, नॉट का साइन यहां लगा है, और फिर ए ग्रेटर देन बी, और फिर एंड बी ग्रेटर देन सी, ऐसे करके लिखा है। ठीक है, और एक ऐसे लिख दिया गया है कि ए के आगे नॉट लगा दिया गया, और ग्रेटर देन, जो भी ये गड़बड़ हो रहा है, बी, इस तरीके से नॉट लगा दिया गया। तो क्या होगा, अगर ब्रैकेट नहीं मिल रहा है तो नॉट सबसे पहले ही सॉल्व होगा। नॉट सबसे मतलब ये कोई एग्जांपल नहीं, बस सेंस समझ लो। ब्रैकेट नहीं है तो जहां कहीं नॉट लगा होगा वो पहले एवेल्युएट हो जाएगा, बजाय कि और एक्सप्रेशन से। इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ओके, तो आपका सही आंसर आपका यूनरी, और फिर प्लस प्लस, फिर नॉट, फिर एंड, फिर और हो जाएगा। तो ऐसे ही कोई कॉम्बिनेशन लिया जा सकता है, ये आपको पता है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस अच्छे से सबको आना चाहिए। फिर उसके बाद बच्चे यहां पर मैं क्वेश्चन कोई भी बना सकता था, क्वेश्चन का टाइप तो सेम रहेगा, बस क्वेश्चन बदल सकता है। तो मैंने यहां पर ये जो क्वेश्चन लिया है मेमोरी साइज वाला, ये आपका सारे वेरिएबल्स के मेमोरी साइज आप लोगों को याद होने चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से कर पाओगे। तो देखिए यहां पे अगर देखा जाए कि ये कैरेक्टर है, तो कैरेक्टर 2 बाइट मेमोरी लेता है, तो 2 × 20, ये 40 बाइट हो गया। और उसके बाद आपका ये इंटीजर 4 बाइट लेता है, तो 4 × और ये 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8, तो ये कितना हो गया, 32 हो गया। और फिर ये डबल में बी 8 बाइट लेता है, तो 8 × 6, तो 48, तो 3 48, और फिर 1 और 2, 3 1 2। अच्छा, तो ये हमसे जल्दी से गलत हो गया होगा, ये नहीं है, ये वाला है। तो इस तरीके से मेमोरी साइज अपना याद रखिएगा, और निकालने का तरीका भी बच्चों याद रखिएगा। ठीक है, समझ गए सब लोग? अगला क्वेश्चन देखिए। तो मेमोरी साइज, अब यहां पे जो नोट मुझे कराना था कि जैसे कि एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस वाला क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से बनाया जाएगा, उसको ऐसे ऑपरेटर प्रेसिडेंस लिख लीजिए। और दूसरा, डेटा टाइप की मेमोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है, तो इस चीज को भी आप लिख लीजिए। अगला देखिए, चलिए एक एक करके देखते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने लिया है, ये एक तरीके से मैंने रिस्क लिया है, चांस मारा है, एक तरीके से कहा जाए। चांस क्या मारा है कि आपका 2024 में यही क्वेश्चन आया है, और उसमें आंसर आपका सोर्स कोड में भी था। ठीक है, तो सोर्स कोड के बाद, क्योंकि कई साल के पेपर्स देखने पर ऐसा पाया गया है कि लास्ट ईयर जो भी क्वेश्चन आया हो, अगर उसका कोई दूसरा रूप बन सकता है, तो उसके अगले साल उसका दूसरा रूप वाला क्वेश्चन जरूर रिपीट हो जाता है। 2-3 क्वेश्चनों के साथ ऐसा होता है, जिसमें से ये एक क्वेश्चन मुझे लगा। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरी में बता दे रहा हूँ, आधे ध्यान देते रहना। कि सबसे पहला आपका जो प्रोग्राम लिखते हो वो सोर्स कोड होता है। ब्लूजे में प्रोग्राम लिखा, वो सोर्स कोड हो गया। और सोर्स कोड के बाद उस सोर्स कोड का आपका एक्सटेंशन नेम क्या होगा, .java। जैसे सोर्स कोड को राम नाम से आपने फाइल सेव की, तो ram.java हो जाएगा। उसके बाद फिर सोर्स कोड जब कंपाइलर द्वारा कंपाइल होता है, तो कंपाइलर कौन होता है, जावा सी, नाम याद रखिएगा।
तो कंपाइलर इंटरप्रेटर भी पूछ सकते हैं। तो सोर्स कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करने के लिए जावा का कंपाइलर यूज होता है, ना कि इंटरप्रेटर। तो उसका नाम जावा सी है। तो आपका बाइट कोड नाम की फाइल बनी, और बाइट कोड पढ़ा नहीं जा सकता, ये याद रखिएगा, वो ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है। उसके फीचर्स मैंने थ्योरी वाली फाइल में दिया हुआ है। और जो बाइट कोड होता है उसका फाइल का नाम राम तो रहेगा, लेकिन उसका एक्सटेंशन नेम चेंज हो जाएगा, डॉट क्लास हो जाएगा। तो यहाँ डॉट क्लास कर दिया गया। देन फिर आपका बनता है मशीन कोड, यानी बाइट कोड से मशीन कोड के में कौन कन्वर्ट करता है? इंटरप्रेटर कन्वर्ट करता है। तो इंटरप्रेटर जेवीएम है, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। तो कंपाइलर पेज बाय पेज कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है। और जो मशीन कोड बनेगा उसका एक्सटेंशन नेम डॉट ओबीजे या ऑब्जेक्ट होता है, डॉट ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन इस रेफरेंस से मैंने लिया है कि एक चांस मारा है कि ये क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो फंस सकता है आपका। बस ये इंटरमीडिएट हमने थोड़ा सा और छुपाने के लिए कि इंटरमीडिएट वर्ड यूज कर दिया, वरना हम चाहते तो यहाँ पे बाइट कोड लिख सकते थे डायरेक्ट, और इंटरमीडिएट कोड को ही बाइट कोड कहते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। फिर दो कीवर्ड ऐसे हैं बच्चे, एक स्टैटिक और एक दिस। इससे रिलेटेड घुमा फिरा के पेपर में वो कहीं ना कहीं मिलता है। स्टैटिक वाले के बारे में 2-3 साल से लगातार बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, दिस कीवर्ड छूट जा रहा है, जबकि कुछ साल पहले यानी कोरोना काल से पहले दिस कीवर्ड बहुत पूछा गया। तो इस बार मैंने वो सोचते हुए कि स्टैटिक बहुत हो चुका है, अब दिस पूछ देना चाहिए। तो दिस का मतलब है करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट। करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी ये 3 वर्ड मिल जाए, करंट कॉलिंग ऑब्जेक्ट, तो कुछ खास सोचिएगा नहीं, सीधे दिस पर टिक कर दीजिएगा। ये रेफरेंस हमने बता दिया कि ये क्यों लिया हमने, तो दिस इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद अब यहां पर मैथ क्लास का फंक्शन का एक क्वेश्चन बनने, देखो इसको मैंने नोट नहीं कराया आपको, बस बताया कि इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने दिया है, लेकिन जो चीज रेगुलर रूप से आनी है उनको मैं नोट करा रहा हूं। जैसे कि मैथ क्लास का फंक्शन का हमारे पेपर में ध्यान नहीं दे पाए हम, थोड़ा सा 2 क्वेश्चन बन गए, जबकि आएगा एक ही। ठीक है, तो ठीक है, दोनों क्वेश्चन कुछ ना कुछ बताने के चक्कर में हमने बनाए हैं। तो यहां पर राउंड और रिंट, ये दोनों का हम सम कर रहे हैं। तो रिंट की एक खासियत लिख लीजिएगा अगर ना मालूम हो कि मैथ डॉट रिंट जो है, मैथ डॉट रिंट, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, कुछ नया पाएंगे आप। तो अगर ये 0.5 दिया है एग्जैक्टली 0.5, तो इसके हिसाब से ये सील जैसा वर्क कब करता है? जब 0.5 से 0.9 के बीच की वैल्यू अगर है तो ये सील जैसा वर्क करता है, यानी कि इंटीजर पार्ट में एक बढ़ा देता है। ठीक है, और आपका 0.1 से 0.4 तक ये फ्लोर जैसा वर्क करता है। ठीक है, फ्लोर जैसा वर्क करता है, जो ऐसा उसमें फ्लोर सील में पढ़ा होगा उस तरीके से सोचिएगा इसको। और स्पेशली 0.5 के केस में, 0.5 के केस में ये क्या करता है? इंटीजर पार्ट को बढ़ाना चाहिए सील के हिसाब से, लेकिन बढ़ाने पर अगर क्या बताया गया था, बढ़ाने पर अगर ऑड डिजिट आ रही या ऑड नंबर आ रहा है तो नहीं बढ़ाएगा, अगर इवन नंबर आ रहा है तो बढ़ा देगा। याद है ना सबको? तो देखो ये अगर बढ़ाएगा तो ये क्या आ जा रहा है? ऑड आ जा रहा है, यानी कि 2 को ये बनाएगा 3.0, तो 3 क्या है? ऑड है, तो ये नहीं बढ़ाएगा, ये क्या कर देगा? 2.0 बना देगा, 2.0। तो यहां पर इसका हमने 2.0 कर दिया। तो ये वाली बात लिख लीजिएगा कि बढ़ाने पर अगर ऑड नंबर आ रहा है इंटीजर में, ऑड नंबर, तो नहीं बढ़ाएगा, अगर इवन नंबर आ रहा है तो बढ़ा देगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल से और हम यहां पे जो कंफ्यूजन हो सकता है उसको भी देख लीजिए। मान लीजिए ऐसा दिया है बच्चे, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? जैसे अभी तो स्पेशली 0.5 कहा था, अब 0.51 कर दिया हमने। बस यहीं पर एक चीज करेक्शन कर लीजिए। करेक्शन क्या है कि ये 0.5 एग्जैक्टली नहीं, 0.51, यानी कि ये 0.5 से कुछ ना कुछ तो बड़ा हो गया, 0.5 से कुछ ना कुछ तो बड़ा हो गया। तो इसका मतलब ये 6 के आसपास, 0.6 के आसपास का माना जाएगा। तो ये सील जैसा वर्क करेगा और ये 3.0 आराम से दे देगा। ये खास बात है जो आपके दिमाग में अभी नहीं गई है, इसलिए हम इसको बता रहे हैं।
देखो ये एग्जैक्टली 0.5 है, इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, तो सिर्फ 0.5 के लिए वो ऑड वाला हिसाब किताब देखता है। अगर इसके साथ कोई डिजिट मिक्स हो गई और 0.5 से थोड़ी सी भी बड़ी वैल्यू हो गई तो वो 0.5 एग्जैक्टली नहीं मानेगा, वो 0.6 के नियरेस्ट मानेगा और फिर वो इसको बढ़ा देगा। फिर हमने कहा ना सील जैसा वर्क करता है, फिर वो इसको बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये खास बात है। तो ये एक छुपी हुई बात थी, वो हमें बतानी जरूरी थी कि 3.0 आप लोग नहीं कहोगे, आप 2.0 ही कह दोगे, आपका गलत हो जाएगा। तो वो किस सेंस में कहा कि 0.5 से अगर कुछ बड़ी वैल्यू हो रही, जैसे कि यहाँ मिक्स डेटा कर दिया गया, 5.1 कर दिया गया, 5.21 कर देते तो 0.5 से बड़ा माना जाता है, तब वो 3.0 दे रहा है, अदरवाइज वो 5.5 को 0 ही बना देता और 2 ही बनाए रखता। वो तो फिर आपका फ्लोर जैसे ही वर्क करेगा। नहीं, 0.5 के रेफरेंस की बात है कि बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा, बाकी तो सील फ्लोर जैसा ही वर्क करेगा। वो कह रहे 2.41 लिखा है जैसे, तो उसको वो नियरली 2.5 माने। ना 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 ना, उसमें नहीं है, उसके चक्कर में रेंज में नहीं आ रहा है ना, क्या चीज़ वो तो इस रेंज में नहीं आएगा। 1 पॉइंट, अब उसको भी फिर देखना पड़ेगा, आप एक बार चेक जरूर कीजिएगा। हमने तो इसका चेक कर लिया था, इसमें यही दे रहा है। ठीक है बच्चे, यस बेचा, यस बोल दो, आगे क्या कह रही हो? माइनस वाली वैल्यू जो सील और फ्लोर में आप जैसे वर्क करते हो वैसे कीजिएगा, और थोड़ा सा अपने आप भी मेहनत कीजिए। एक ये नई चीज थी जो मेरे आप आगे आई, क्योंकि अब ये जनरल क्लास नहीं है, आप जानते हो, इसलिए हम कह रहे हैं इसको हम थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं। तो आपका फिलहाल यहां पर आंसर क्या आया? ये 2.0 आ गया, और राउंड ने क्या किया? राउंड ने 7.0 कर दिया, तो 7 + 2 9, और फिर वो SQRT को मिल गया, तो 9 को √3 निकल आएगा, तो 3.0 इसका आंसर आ जाएगा। यस बेटा बताओ। सर अगर रेंज में 2.6 दिया है तो फिर वो सील जैसा तो 3 ही रहेगा। हाँ, वो 3 ही देगा, हाँ बिल्कुल 3 ही देगा। ओके। अच्छा आप देखो इधर, इसका मैंने आंसर नहीं टिक किया क्या? अच्छा, ये आंसर नीचे लिखे हैं बच्चे, इस पे हम लोग अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्लास जल्दी से होने दीजिए। जैसे ये होता, ये वाला ना कीजिए, अभी जो हम जो समझाना चाह रहे हैं उसको जरूर ले लीजिए, और बाकी अपना लिख लीजिए कि हाँ इसको हमें रिसर्च करना है। उसके बाद स्ट्रिंग मेथड से क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड हैज नो आर्गुमेंट। 1 and 4 एक मिनट, ऐसे जनरली बताने की कोशिश करो। तो देखो इस क्वेश्चन के बारे में अगर हम बताएं, इसमें हमने सिर्फ ऐसे ही तुक्का मारा कि कुछ नया वो करते हैं, 1-2 क्वेश्चन, तो इस टाइप का क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया है, तो हमने पूछ दिया है। इस पे कोई भी हम विश्वास नहीं करेंगे, बस एक नया हमने बनाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब इसमें ये दिए गए थे, तो इसके हिसाब से आपका जिसमें गोल वाले ब्रैकेट में कोई आर्गुमेंट नहीं होता है वो आपका लेंथ फंक्शन है, और दूसरा आपका टू अपर केस है जिसके गोल वाले ब्रैकेट में कुछ नहीं होता है। स्ट्रिंग फंक्शन है ना, लेकिन अगर कैरेक्टर फंक्शन होता है तो टू अपर केस में गोल वाले ब्रैकेट में कैरेक्टर वैल्यू होती है। फिर देखिए अब फिर से यही दे दिया गया, तो इसके हिसाब से देखिए सील, तो सील आपका ये 4.0 कर देगा, और ये आपका क्या कर देगा? एक मिनट, 6.5 था तो ये 6.0 कर देगा, क्योंकि 6 से 7 बनेगा, 7 और डिजिट होती इसलिए नहीं बढ़ाएगा। और फिर ये इनको ऐड करो जरा, 10.0, और 10.0 की किसको मिला? राउंड को, हाँ राउंड को मिला। तो राउंड क्या करता है? राउंड भी आपका रिंट कह लीजिए, सील कह लीजिए, या फ्लोर कह लीजिए, इनका ही कॉम्बिनेशन है, बस वो इंटीजर में रिजल्ट देता है। और खास तौर पे अगर पॉइंट में 0 लगा है तो चाहे सील हो, चाहे फ्लोर हो, चाहे रिंट हो, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता है, एज इट इज वैल्यू देता है। ये बात नोट कर लीजिएगा, अगर पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है, 0 लिखा है, तो उसमें कुछ चेंज नहीं होगा, वही आ जाएगा। तो यहां पर इसको राउंड को क्या मिला? 10.0, और क्योंकि 0 में तो वैसे भी चेंज नहीं करना है, तो 10.0 को वो सिर्फ 10 बना देगा। यहाँ 10 कहीं है, देखो ये भी हमसे गलत हो गया है, राउंड में यहाँ पर टिक करते समय हमने एक्चुअली किसी समय बनाया जो हमने ध्यान नहीं दे पाया, क्योंकि वो दिमाग में चलता है ना कि हर फंक्शन ये पॉइंट वाली वैल्यू देता है। तो ये राउंड लगा है, तो राउंड क्या कर देगा? इंटीजर वैल्यू देगा, तो आपका 10 आ जाएगा, 10.0 नहीं आएगा,
ठीक है। फिर देखिए, ये क्वेश्चन बहुत दिनों से छुपा हुआ चल रहा है और हम हर साल ट्राई करते हैं कि इसके बारे में कुछ पूछें, तो पूछा गया भी है। तो उसी हिसाब से ये क्वेश्चन हमने लिया है कि आइडेंटिफायर रूल्स के हिसाब से जो चीज़ें बनती हैं, कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर बनना चाहिए। तो आइडेंटिफायर रूल्स लिख लीजिए, उसमें जहाँ पे आप इंपॉर्टेंट टिक कर रहे हैं ये सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन अबाउट आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर हमने ऐसे जानबूझ के क्वेश्चन बनाया है जिससे कि ये आइडेंटिफायर के बारे में आपको पता चल जाए। बाकी आइडेंटिफायर का एक क्वेश्चन बनना चाहिए, बस ये कहना है। तो देखो आइडेंटिफायर में ए के नीचे नॉट करेक्ट वाली बात कौन सी है, डी वाले में है, लेकिन ऊपर जो सब करेक्ट वाली बात है, तो इसका मतलब इसको याद कर लेना चाहिए। तो क्या है, आइडेंटिफायर कैन नॉट बी सेम एज एनी ऑफ जावा रिजर्व कीवर्ड। यानी जावा के रिजर्व कीवर्ड है। पहले तो आइडेंटिफायर समझ लीजिए, किसी वेरिएबल का नाम रखना, किसी क्लास का नाम रखना, किसी ऑब्जेक्ट का नाम रखना या किसी फंक्शन का नाम रखना, ये नाम रखने का जो टेक्निक है वो आइडेंटिफायर कहलाता है। ठीक है, तो आइडेंटिफायर के कुछ रूल होते हैं, उसी हिसाब से नाम रखे जाते हैं। जिसमें पहला रूल कहा गया कि जैसे INT लिखते हो तो INT फॉर लिख दो। तो फॉर क्या है, लूप होता है जावा का, इसलिए INT फॉर नहीं लिख सकते, INT लिख सकते हैं, फॉर 1 लिख सकते हैं, फॉर नहीं लिख सकते। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा था आइडेंटिफायर शुड नॉट स्टार्ट विद डिजिट्स। आइडेंटिफायर यानी कोई भी नाम, वेरिएबल का नाम, क्लास का नाम, ये डिजिट से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे 9 ऐप वाला हमने एग्जांपल दिया था आपको, INT 9 ऐप, तो यहाँ पे 9 डिजिट से स्टार्ट हो गया, इसलिए ये गलत हो गया। फिर उसके बाद जो है ये हो गया, जावा आइडेंटिफायर आर केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव मतलब अगर INT दिया है आपने एक वेरिएबल और दूसरा INT कैपिटल A दे दिया है तो लिख सकते हैं आप, लेकिन ये दोनों अलग अलग माने जाएंगे, केस सेंसिटिव होता है। फिर जो एग्जाम्पल हम देना चाहते थे वो हमने जानबूझ के ऐसा ये बना दिया, ये सब खुद से क्रिएट किया गया क्वेश्चन है। एग्जाम्पल ऑफ वैलिड आइडेंटिफायर। तो वैलिड में देखो, इसमें पहचानो कौन सा इनवैलिड है। देखो ये वैलिड है, इसमें ये रूल्स खराब नहीं हो रहे हैं, तो ये वाला वैलिड है। माई वेरिएबल, कोई बीच में स्पेस भी नहीं है। और उसके बाद काउंट, इस आइडेंटिफायर में एक रूल ये है कि अगर कोई स्पेशल सिंबल यूज करना चाहते हैं तो सिर्फ अंडरस्कोर और डॉलर साइन और अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। सबके लिए अलाउ कर देते तो फिर स्पेशल सिंबल तो बहुत हो जाते, तो फिर उसमें पहचानना मुश्किल हो जाता, इसलिए 2 ही सिंबल अलाउ हैं। तो आपका ये अंडरस्कोर का साइन चाहे वेरिएबल के पहले हो, चाहे बीच में हो, चाहे लास्ट में हो, वो करेक्ट माने जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। उसके बाद डॉलर साइन ये करेक्ट माना जाएगा, और खाली स्टूडेंट दे दिया ये भी करेक्ट है। और यहां पे हमने क्या कर दिया, प्लस का सिंबल दे दिया, तो इसकी वजह से ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं होना चाहिए, तो ये गलत हो गया। और बाकी और एग्जांपल आपका ये 9 ऐप वाला हमने दिया ही था, ये भी आपका गलत है। 9 ऐप डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता, ऐप 9 हो सकता है, ऐप 9 हो सकता है, लेकिन 9 ऐप नहीं हो सकता। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये साल आना चाहिए। और देखिएगा, आपको जब पेपर सामने आएगा ना तो आपको पता चलेगा कि एक्सपीरियंस क्या होता है और कितना आपका रियलिटी में एग्जैक्टली आ रहा है। बहुत अच्छा लगेगा आपको। वो नहीं, आजकल वीडियो लोग बना देते हैं 2025 पेपर लीक, तो हम तो खुद ही चक्कर पड़ गए कि एक बार वीडियो खोल के किसी बंदे की हम देखने लगे तो उसमें पता चला पिछले साल का पेपर सॉल्व करवा रहा है। करवाएंगे तो ठीक है, इसी का थंबनेल यही रख देंगे। देखो इधर बच्चों, अब हाँ, द मेथड इज टू चेक अ कैरेक्टर इज स्पेस और नॉट। बच्चों अब इसके बारे में समझ लीजिएगा, ये नोट कर लीजिएगा। MCQ क्वेश्चन में ही एक कैरेक्टर फंक्शन से रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर बनाया जाता है। हर पेपर में आप चेक कर लीजिए, 10 ईयर्स उठा के देख लीजिए, कैरेक्टर फंक्शन आपको ध्यान देना आदित्य, जो बिल्कुल वो जगह बताए दे रहे हैं कहां से क्वेश्चन उठ के आएगा, तो उसका बेस अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो कैरेक्टर फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका बनना है, चाहे रिटर्न टाइप पूछ लें, चाहे आउटपुट पूछ लें, कुछ ना कुछ बनना है। ये क्वेश्चन स्पेशल है। इस वाइट स्पेस के बारे में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं बनाया गया, जबकि इस लेटर, इस डिजिट, इनके सबके बारे में खूब क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, या 2 वाला भी क्वेश्चन बन चुका है। अब इसमें
ये छुपी हुई बात है, आप लोगों को पता है बच्चों कि जावा में कोई भी प्रीडिफाइंड फंक्शन का नाम जब बनाया जाता है तो रूल क्या बताया गया था कि पहला वर्ड पूरा स्मॉल में, जैसे कि ये पहला वर्ड पूरा स्मॉल में, फिर अगले हर वर्ड का पहला लेटर अपर केस होता है, ये रूल है। तो जैसे व्हाइट में आपका W बड़ा है, ऐसे स्पेस में S बड़ा है, तो ये रूल के हिसाब से ये वाला सही है। लेकिन जो भी उनका रीजन रहा होगा, पता नहीं उन्होंने इस फंक्शन पे क्यों नहीं इस चीज का रूल अप्लाई किया। इसमें इस व्हाइट स्पेस में स्पेस का S छोटा है, वो नया वर्ड है तो S बड़ा होना चाहिए, लेकिन छोटा है। तो ये अकेला ऐसा फंक्शन है जिसमें ऐसा किया है। बाकी सारे इसी रूल्स के हिसाब से कि पहला वर्ड छोटा फिर हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा, इसी तरीके से सारे फंक्शन का रोल बनाया गया है। ये स्पेशल ऐसा फंक्शन है जिसमें स्पेस का S छोटा है। बाकी हमने ये तो कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है। क्या है कि आपका इस वाइट स्पेस चेक करता है कि कोई कैरेक्टर एक स्पेस है क्या, तो यहाँ कैरेक्टर होना चाहिए, तो ये कैर लिख दिया है। जैसे इसमें ये कैर, ये तो खैर ऐसे ही बड़ा कर दिया इसलिए गलत हो गया, और ये भी एस बड़ा कर दिया गया इसलिए यही वाला आपका सही आंसर है। और ये क्वेश्चन हमने बता दिया, ये फिक्स है, कैरेक्टर फंक्शन से एक क्वेश्चन आपका मिलना ही मिलना है। तो जो क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट रूप से मिलने हैं वो मैं बार बार साफ साफ बताने की कोशिश कर रहा हूं। और बाकी हाँ, एक और चीज मैं जल्दी से बता दूं कि जैसे कि वो जो कन्वर्ट करने वाला होता है ना, टू अपर केस टू लोअर केस कैरेक्टर फंक्शन, बच्चों ध्यान दो, जो कन्वर्ट करने वाला होता है टू अपर केस टू लोअर केस, उसमें एक छुपी हुई बात क्या है कि अगर आपने ब्रैकेट में वैसे मान लीजिए यहां पर टू अपर केस वाला लिखा, आपने अपर केस वाला लिखा आपने, ठीक है, और इसमें स्मॉल ए दे दिया, तो ये क्या कर देगा, कैपिटल ए बना के दे देगा आपको, क्योंकि ये टू वाला है। टू क्या करता है, कन्वर्ट करता है, इस क्या करता है, चेक करता है, बुलियन रिजल्ट देता है। तो यहां पर एक खास बात याद रखिएगा कि यहां पर ये 65 जो है, सॉरी ये ए जो है ये 97 अगर देते हैं तो ये एरर नहीं है, 97 एक्सेप्ट कर लेगा और उसका रिजल्ट क्या दे देगा, 65 दे देगा। आस्काई कोड दिया गया, ये स्मॉल ए का आस्काई कोड। तो ये एक नई चीज है आपके लिए कि आप इसको गलत करके आ जाओगे अगर इस तरह का दे दिया, आस्काई कोड दे दिया तो आपको कहोगे इसमें तो कैरेक्टर होना चाहिए, ये तो आस्काई, ये तो कोई नंबर, आप इसको इंटीजर मानोगे, जबकि वो क्या है, आस्काई कोड है। तो ये आपका आस्काई कोड के रूप में अगर दे दिया तो उसका रिजल्ट आस्काई कोड में ही आएगा, कन्वर्ट तो होगा लेकिन आस्काई कोड में ही आएगा। ये खास बात याद रखिएगा, जरूर इंपॉर्टेंट थी। नेक्स्ट देखिए, और ये बहुत अच्छी चीज थी अभी जो भी आपने देखी। उसके बाद देखिए ये आपका इंडेक्स ऑफ, अब देखिए इंडेक्स ऑफ में सारे बच्चे जानते हैं कि कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर बताता है, किसी स्ट्रिंग में किसी कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर बताता है, जबकि यहां पर हमने क्या दिखाया कि कोई वर्ड या कोई वर्ड का भी इंडेक्स नंबर बता सकता है। तो जैसे हमने यहां डबल एस कर दिया तो आपका इंडेक्स ऑफ लेफ्ट टू राइट की ओर ढूंढता है, इधर से इधर की ओर। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मान लीजिए लिख दिया हमने, तो डबल एस कहां मैच हो रहा है, यहां पर। तो ये डबल एस तो एग्जैक्टली मैच करेगा, लेकिन इंडेक्स नंबर पहले वाले कैरेक्टर का देगा, डबल एस में जो पहला एस है। तो ये आपका क्या दे देगा, 2 दे देगा। इसने ये 2 दे दिया, और फिर यहाँ पे लास्ट इंडेक्स ऑफ इधर से इधर की ओर ढूंढता है, तो यहाँ पे डबल एस कहाँ मिल रहे हैं आपके, ये डबल पी आई कर दिया है तो ये 6 पे, अच्छा ठीक है। तो देखिए ये डबल एस यहाँ पे पहला कहाँ मैच होगा, यहाँ पे मैच होगा, यानी कि 6 पे मैच होगा, तो ये आपका 6 दे देगा, और 6 + 2 कर दिया, कितना हो गया, 8। तो आपका आउटपुट 8 हो गया। दूसरा, बस ऐसे नोट कर लीजिए, आप लोगों को ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बहुत अजूबा बता रहे हैं, जो जरूरी है वो बता रहे हैं। ये स्ट्रिंग का आउटपुट आपका एक मिलना ही मिलना है, फिक्स रूप से स्ट्रिंग का आउटपुट मिलना है। तो आपको स्ट्रिंग के सारे फंक्शंस का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, उसकी वीडियो हमने बनाई है, आपको दी है। और जो हमने वो ऐप में एक वीडियो वाले उसमें पोर्शन में एक फोल्डर बना है जिसमें फुल कोर्स है, उससे देखिएगा वीडियो। एक तो टॉपिक वाइज बने हैं फोल्डर, उनको देख सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के बारे में बताएं, हमने एक ही वीडियो में पूरे फंक्शन पढ़ा डालने हैं। तो फुल कोर्स वाले उसमें से देखेंगे तो नया वाला डेटा मिलेगा आपको बिल्कुल। कौन सी, हाँ ये फाइल पड़ी है जावा फुल कोर्स में, नहीं ये फाइल अभी नहीं डाली है, फंक्शन वाली डाली है। आज हमने कुछ तो डाला था, याद नहीं आ रहा। फिर देखिए बच्चों,
अब इस क्वेश्चन की हिस्ट्री समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में मेथड प्रोटोटाइप का मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन बनाने के लिए कहा जा रहा है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन में पहले आपको रिटर्न टाइप लिखना होता है, रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन नेम लिखना होता है और उसके बाद पैरामीटर लिस्ट होती है, पैरामीटर लिस्ट, और फिर बॉडी ऑफ फंक्शन होता है। तो यहां पर क्या करते हैं देखो ध्यान देना, मैं इस लाइन की बात कर रहा हूं, इस लाइन को बनाने के लिए देते हैं, मैंने उल्टा क्वेश्चन कर दिया, थोड़ा नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की है जो कि कभी भी हो सकता है। तो पूछा हमेशा ये जाता है मेथड प्रोटोटाइप फॉर द मेथड कंप्यूट, फंक्शन का नाम क्या दिया गया, कंप्यूट, तो फंक्शन का नाम कंप्यूट, यानी इस नेम की जगह पर कंप्यूट लिख देना है। विच एक्सेप्ट टू इंटीजर आर्गुमेंट, टू इंटीजर आर्गुमेंट का मतलब पैरामीटर लिस्ट में int a, int b यहां पे लिख देना है पैरामीटर की जगह पर। एंड रिटर्न ट्रू फॉल्स लिखा है, तो रिटर्न टाइप में यहां पर ट्रू फॉल्स की जगह पर बूलियन लिख देना है। तो सही आंसर क्या बनेगा, बूलियन कंप्यूट int a, int b। ये बनाने के लिए आएगा या आता है, हमने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर दिया। हमने कहा कि इस लाइन के हिसाब से ये मेथड प्रोटोटाइप बना आपका। अब इस फंक्शन को अगर कॉल करना हो तो वो कॉलिंग स्टेटमेंट कैसे बनेगा, वो नया करने की कोशिश की है हमने कि आप कभी धोखा ना खाएं, क्योंकि कुछ ना कुछ बोर्ड नया जरूर करता है। तो देखिए उसको इस लाइन को कॉल करने के लिए आप देखिए फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो यहां पर कैसी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, बूलियन टाइप की, तो यहां पे बूलियन x लिखा है, ये बात सही हो गई। फिर उसके बाद हमने कहा था फंक्शन कॉल करने से पहले आप रिटर्न टाइप में जो भी वैल्यू रिटर्न होकर आ रही है उसके लिए एक वेरिएबल का नाम रखना पड़ेगा इक्वल साइन लगाकर, तो इक्वल साइन लगाकर x लिख दिया तो इसमें रिटर्न टाइप वाली वैल्यू आ जाएगी। फिर फंक्शन का नाम होता है, यहाँ पे ओबीजे गायब कर दिया क्योंकि वो तो मैनुअली जब करोगे तब ओबीजे लिखा जाएगा। फिर 2 इंटीजर वैल्यू भेज दी, तो ये देखो फंक्शन कॉलिंग वाली लाइन है, अगर इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये वाली लाइन आपकी वॉइड मेन के अंदर आप लिखोगे तो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। बाकी देखो जो गलत किया है उस पर समझ लो क्या क्या गलत है। जैसे ये रिटर्न टाइप यहाँ पर बूलियन साफ साफ लिखा है ये, और हमने int x कर दिया, तो बूलियन वैल्यू x में इंटीजर में स्टोर नहीं होगी, इसलिए गलत हो गया। ये वाले में हमने आर्गुमेंट में 2 डबल वैल्यू भेज दी जबकि उनको इंटीजर चाहिए, इसलिए गलत हो गया। और यहां पर ये रिटर्न टाइप में फ्लोट दे दिया, इसलिए ये गलत हो गया। तो खाली सही ये है, तो उल्टा भी ये पूछा जा सकता है। एक्सपेरिमेंट करा है हमने, देखो भगवान चाहेगा ऐसा ही आएगा। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए नेम द टाइप ऑफ एरर, इसको लिख लीजिए। एक एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका फिक्स रूप से आता ही आता है। देखो हम यहां पे इतना सब लिखवा रहे हैं, इसका मतलब ये सब चीजें फिक्स हैं, जो बोर्ड को जान रहा है वही बता सकता है। तो आप को जब ये लिखवाएगा कि एरर वाला एक क्वेश्चन आपका आता है, तो यानी एरर के बारे में आपको फुल डिटेल जहां कहीं भी हमारी वीडियो या डेटा में मिले या दोबारा हमसे पूछ लेना, होना चाहिए नॉलेज। देखिए जरा, नेम द टाइप ऑफ एरर इफ एनी इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इसमें जावा स्टेटमेंट क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट में एक्स डॉट लेंथ और गोल वाला ब्रैकेट बंद, ये स्टेटमेंट है। इसमें हाँ सेमीकोलन तो खैर कह सकते हैं, लेकिन वो सेंटेंस फॉर्म में लिखा है ना, सेपरेट अगर लिखते हैं अलग लाइन में तो उसको कह सकते थे आप। चलिए मैम ने ज्वाइन करा दिया है। देखिए तो इसमें ये मैंने रन टाइम एरर दिया है, तो रन टाइम एरर क्यों दिया होगा कि अगर हम माने कि ये एरे है और एरे में हमारे 10 नंबर स्टोर है, 10, तो कहां से कहां तक जाएंगे इंडेक्स नंबर, 0 से 9 तक। जो 10th नंबर होगा वो इंडेक्स नंबर 9 पे स्टोर हुआ होगा। तो जब लेंथ निकालेंगे तो लेंथ को इंडेक्स नंबर से मतलब नहीं होता है, लेंथ तो नंबर गिनता है। तो पहले जो इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर था उसको कहता है 1, जो इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर है उसको कहेगा 2, तो जो इंडेक्स नंबर 9 पे स्टोर है उसको कहेगा 10। तो यानी कि ये लेंथ दे देगा 10। अब इसको मिला 10 और ये 10, और ये x क्या कर रहा है, ये x कह रहा है कि जो भी इंडेक्स नंबर मिला उसकी वैल्यू यहां पर प्रिंट कर दो। तो x के 10 इंडेक्स नंबर पे जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाए। तो x के पास 10 इंडेक्स नंबर है ही नहीं, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड की एरर आएगी, और इसको हम लोग रन टाइम एरर कहते हैं। तो इसलिए ये रन टाइम एरर लेकिन लॉजिकल होगा ना,
सर वो स्टेटमेंट ही गलत प्रिंट की है। बच्चा सुनो, लॉजिकल एरर में होता है आउटपुट आएगा लेकिन डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है, और इसमें आउटपुट ही नहीं आएगा, वहीं पर रुक जाएगी विंडो क्योंकि इंडेक्स नंबर 9 तक है ना बच्चा, 10 है ही नहीं, तो वो वहीं पर रुक जाएगा। तो एरर के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। और ये क्वेश्चन जैसे वो अभी आपने देखा ना बच्चों, ध्यान दो, एक वो क्वेश्चन आपने देखा अभी कि मैथ वाले फंक्शन में 2 दे दिए, याद आ गया कि 2 क्यों हमारे रह गए। इस क्वेश्चन के चक्कर में वो एक क्वेश्चन हमें जो देना चाहिए था, कोई और क्वेश्चन बनाना, इस क्वेश्चन को एडजस्ट करना था, इसलिए वो 2 हो गए, कुछ ऐसा था चक्कर कि स्टैटिक के बारे में बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा जाने, क्योंकि स्टैटिक के बारे कीवर्ड ने कई बच्चों के नंबर खाए हैं, अभी 1-2 साल के पेपर देख सकते हैं आप। तो उसमें फिर से हमने ऐसा क्वेश्चन बनाने की कोशिश की कि आपको स्टैटिक के बारे में पता चल जाए। तो क्वेश्चन कोई भी बनाया जा सकता है, दिस और स्टैटिक दोनों दे दिए हमने कि जो भी आए उसमें कुछ ना कुछ पाई जाए आप। तो स्टैटिक के बारे में जरा जान लीजिए। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट या इज इनकरेक्ट। तो ये नीचे वाला इनकरेक्ट है, ऊपर वाले करेक्ट हैं, तो ऊपर वाले करेक्ट वाले पहले जरूर पढ़ लीजिए कि स्टैटिक के बारे में जानकारी हो जाए। स्टैटिक मेथड कैन कॉल अदर स्टैटिक मेथड ओनली। स्टैटिक फंक्शन दूसरे स्टैटिक फंक्शन को कॉल, मेथड मतलब फंक्शन को कॉल करता है। दूसरा, स्टैटिक मेथड मस्ट ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा, डेटा मतलब वेरिएबल्स। स्टैटिक फंक्शन के अंदर स्टैटिक वेरिएबल्स डायरेक्टली यूज होते हैं, बिल्कुल सही बात है। और फिर स्टैटिक मेथड कैन नॉट रिफर टू दिस और सुपर इन एनी वे। स्टैटिक मेथड के साथ में दिस या सुपर कीवर्ड का यूज ये इनहेरिटेंस के रेफरेंस में है। जैसे 2 क्लास आपस में जोड़ी गई तो पहली क्लास के वेरिएबल या फंक्शन यूज करने के लिए हम लोग दिस या सुपर कीवर्ड दूसरी क्लास में यूज करते हैं। तो इसमें स्टैटिक कीवर्ड के साथ जो भी फंक्शन डिक्लेयर है उसमें नहीं कर सकते। स्टैटिक वेरिएबल में कर सकते अब वो अलग सिचुएशन होती है जब वेरिएबल के नाम डुप्लीकेसी हो, यानी कि लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में अंतर दिखाना हो, तो ग्लोबल वेरिएबल हमेशा दिस डॉट करके लिखा जाता है और लोकल मतलब नाम सेम होने पर वो अलग के। अब देखो ये पढ़ लो, ये गलत है, इसमें लाइनें भी बहुत सोच समझ के ली गई हैं, ये दोनों लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट थी ऊपर वाली। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज डिक्लेयर्ड ईच ऑब्जेक्ट कंटेन्स इट्स ओन कॉपी ऑफ स्टैटिक वेरिएबल। लाइन का मतलब समझिए, हमने बताया था कि कोई, ध्यान सुनिएगा, कोई वेरिएबल अगर स्टैटिक टाइप का डिक्लेयर है तो क्लास उस जिस क्लास में भी है तो उस क्लास के अगर आपने 3 ऑब्जेक्ट बनाए तो तीनों ऑब्जेक्ट उस ऊपर वाले स्टैटिक वेरिएबल के लिए एक ही कॉपी बनाएंगे। ये बात क्लास में कई बार बताई गई है कि जितने ऑब्जेक्ट स्टैटिक वाले वेरिएबल के लिए जितने भी ऑब्जेक्ट बने हैं उस क्लास के अंदर वो एक ही मेमोरी बनाएंगे और उसी मेमोरी में ऊपर वाले वेरिएबल का obj1 डॉट, मान लीजिए ऊपर वाला वेरिएबल a है तो obj1 डॉट a करके 5 आपने लिख दिया, मान लीजिए a इक्वल टू 5, तो उस एक सिंगल मेमोरी में 5 पहुंच जाएगा। अब वो 5 obj1 को भी मिल जाएगा, obj2 को भी मिल जाएगा, obj3 को भी मिल जाएगा, क्योंकि मेमोरी तो एक ही है। और अगर हम ऑब्जेक्ट बनाएं ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या करता है, ऑब्जेक्ट अलग अलग मेमोरी बनाता है, ऊपर ग्लोबल वेरिएबल के लिए अलग अलग मेमोरी बनाता है। तो अगर obj1 ने ऊपर वाले वेरिएबल की, और ये नॉन स्टैटिक के लिए है, ठीक है, तो यहां पे स्टैटिक वेरिएबल्स का संबंध क्लास से होता है, स्टैटिक वो फंक्शन का संबंध क्लास से होता है, ऑब्जेक्ट से नहीं होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर ये क्या कह रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज डिक्लेयर्ड, तो स्टैटिक में ऑब्जेक्ट बनाया नहीं जाता, सीधी सीधी बात, यहीं पर इतने पर रुक जाइए आप। स्टैटिक वाले वेरिएबल और फंक्शन के लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, सीधे क्लास का नाम से कॉल हो जाता है, या क्लास का नाम भी ना लगाओ, सिर्फ फंक्शन का नाम लिख दो, कॉल हो जाता है। जैसे ऊपर कंप्यूट नाम का फंक्शन बना है, तो अगर ऑब्जेक्ट्स बनाते हो तो obj डॉट कंप्यूट लिखते हो, अगर स्टैटिक टाइप का वो फंक्शन है कंप्यूट वाला, स्टैटिक वॉइड कंप्यूट, तो आप सीधे फंक्शन का नाम लिख दो, कॉल हो जाएगा स्टैटिक वाला। सेम क्लास में होना चाहिए ना तब। हाँ, सेम क्लास में। तो देखो यहाँ पर व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास इज डिक्लेयर्ड, तो ये वाली लाइन जो लिख दी कि क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्लास के ऑब्जेक्ट से स्टैटिक फंक्शन कॉल ही नहीं होते हैं, इस वजह से ये वाली लाइन आपकी इनकरेक्ट हो रही है। बाकी आगे जो लिखा है वो भी गलत है कि आपका जो है ये ओन कॉपी, ये ऑब्जेक्ट तो बनाते हैं, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग कॉपी बनाता है, लेकिन स्टैटिक में क्या होता है, हर ऑब्जेक्ट एक ही कॉपी बनाता है। अगर ऑब्जेक्ट बनाया है तो एक ही कॉपी बनाएगा। तो स्टैटिक से रिलेटेड था, इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया हमने, लेकिन
कोशिश की है कि क्लास वाली चीज़ें आपको याद आ जाए। क्या चीज़? ये भी गलत टिक हो गया। अच्छा वो टाइपिंग में हो गया, तो सही कौन गया? फिर सही कोई नहीं गया है ना, क्योंकि इसी को हमने माना है। हम तो इसको कैर ही पढ़ रहे थे, इसको कैर ही करेक्शन कर लीजिए। दूसरा करेक्शन हो गया CHAR, कैर है ये। अब देखो इसमें भी कई कंफ्यूजन है, बच्चे पूरे साल भर पढ़ते रहते हैं, उनको एक कैरेक्टर इनपुट कैसे होता है इसके बारे में ध्यान नहीं देते, बाकी आप हर चीज़ पे ध्यान देते हैं। तो हमने कितनी तरीके से ये चीज़ गलत की जा सकती है उसको जरूर देख लो। सही ये है ob.next.char@0, ये लाइन आपकी सही है। क्वेश्चन क्या था कि आपका राज वॉज आस्क्ड टू एक्सेप्ट मतलब इनपुट जेंडर MF और T, मतलब उसके दे दिए गए हैं पर्सन यूजिंग एप्रोप्रिएट मेथड। तो मेथड एप्रोप्रिएट क्या है? अगर OB ना भी लगाएं तो नेक्स्ट गोल वाला ब्रैकेट .char@0, ये इसका प्रॉपर तरीका है। बाकी यहां पर देखो कैर बड़ा कर दिया गया इसलिए गलत है, यहां पे कैर फिर से C बड़ा कर दिया गया, ये गलत है, यहां पे फिर से C, और भी गलतियां हैं, लेकिन ये वाला आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, राज वांटेड टू काउंट नंबर ऑफ डिजिट्स। ये भी हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए दिया है कि ये अभी तक 10th क्लास में यूज़ नहीं कराया जाता, लेकिन आपके वो कंप्यूटेशनल वाली जो फाइल दी थी बोर्ड ने, उसमें ये क्वेश्चन था और मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने डाल दिया। तो ये क्या है कि किसी भी नंबर की लेंथ निकालनी है तो स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी होती, कोई दिक्कत नहीं होती, लेंथ फंक्शन लगा दो। लेकिन नंबर की लेंथ निकालनी है, आदि ध्यान दो, नंबर की लेंथ लगानी है तो आपको तरीका है कि अगर आप उस नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें, जैसे कि यहां पर ये n है, n में मान लीजिए int a = 275, ये एक नंबर स्टोर है, आप इसमें नंबर ऑफ डिजिट पता करना चाहते हो कि n में कितनी है, तो डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप लगाकर C++ कर दो तो C में 3 आ जाएगा, तो नंबर ऑफ वैल्यू नंबर ऑफ डिजिट 3 काउंट हो जाएंगी। अगर आप लूप ना लगाओ तो वो पूछ रहा है क्या तरीका है तो इस नंबर को क्या करें, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लें। तो हमने यहाँ पे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ n लिख दिया, तो ये क्या होगा, ये नंबर आपका 275 जो है एक स्ट्रिंग बन जाएगा, एक स्ट्रिंग बन जाएगा। और स्ट्रिंग के साथ तो लेंथ निकाल सकते हैं, तो जब स्ट्रिंग डॉट लेंथ लिखेंगे तो ये अपने आप 3 काउंट करके दे देगा, तो हमें लूप नहीं लगाना पड़ा। लेकिन ये चीज टेम्परेरी रूप से कन्वर्ट हुई है नंबर, अगर हम इसको स्टोर करते हैं किसी वेरिएबल में तो वो कहाँ जाएगा, टेम्परेरी रूप से किसी वेरिएबल में जाएगा, लेकिन n अभी भी इंटीजर है, इनकी डुप्लीकेट कॉपी स्ट्रिंग में कन्वर्ट होकर कहीं आपने स्ट्रिंग str में स्टोर कर ली, लेकिन n अभी भी इंटीजर है, बस यहाँ टेम्परेरी रूप से कन्वर्ट करके ये काम करवा सकते हैं, बहुत आसान है, प्रोग्रामिंग में भी यूज कर सकते हैं आप, अच्छा तरीका है। फिर देखिए असर्शन और रीजन का आपका 2 क्वेश्चन बनना है, कुछ भी बन सकता है, पूरे होल टॉपिक से बन सकता है, तो उसके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है, बस ये है कि जो मैंने अच्छा लगा वो मैंने डाल दिया। बाइट कोड इज एन इंटरमीडिएट कोड ऑफ जावा। बाइट कोड, अभी बाइट कोड वाला क्वेश्चन क्या था, इंटरमीडिएट कोड नाम से, तो ये वाली लाइन क्या हो गई, सही हो गई, ट्रू हो गई। फिर बाइट कोड सर्व्स एन क्या लिखा, इंटरमीडिएटरी बिटवीन सोर्स कोड एंड तो बाइट कोड क्या होता है, सोर्स कोड और मशीन कोड के बीच का कोड होता है, ठीक है ना। और ये आपका जावा लैंग्वेज को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाता है। तो बहुत सारी चीजें जोड़ने की कोशिश की, क्योंकि खाली एक ऐसे क्वेश्चन आ गया था किसी पेपर में, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बाइट कोड को उसमें चूज करना था, तो उसको भी हमने इसमें जोड़ दिया कि मल्टीपल क्वेश्चन, आप लाइनों को अगर याद रखेंगे तो मल्टीपल क्वेश्चन आपके तैयार हो रहे हैं। तो ऑप्शन ए सही हो गया कि बाइट कोड के बारे में ही हम लोगों ने देख लिया। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जो है ये ट्राई किया गया था, हो सकता है आए, हो सकता है इस तरीके से आए या ना आए, लेकिन क्योंकि स्पेसिमेन पेपर में है मे बी, तो इसलिए हमने इसको डाल दिया है। देखिए इसको पढ़ने की कोशिश करो जरा, इसमें भी बनाने की कोशिश की है। जावा कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग इज अ टेक्निक इन विच अ क्लास कैन हैव एनी नंबर ऑफ कंस्ट्रक्टर, यानी कितने भी कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, क्योंकि कई बार तो ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कितने कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, कोई कहेगा 2, कोई कहेगा 4, कितने भी हो सकते हैं, इस लाइन पे गौर करो, ठीक है। दैट डिफर इन पैरामीटर लिस्ट, लेकिन सबकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होती है।
द कंपाइलर डिफरेंशिएट these constructor by taking into account the number of parameter in the list and their type. अब जरा इसमें देखो, why do we use constructor overloading? constructor overloading हम लोग क्यों यूज करते हैं? तो वो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग के बारे में ये सब बताया गया है। इसमें देखो पहला क्या बताया गया, टू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो कंस्ट्रक्टर बिल्कुल सही है। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में जब आप यूज करोगे तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी यूज कर सकते हो, नॉन पैरामीटराइज भी यूज कर सकते हो। तो ये भी एक पॉइंट है, पता चलता है। फिर उसके बाद बिकॉज इट्स अ फीचर ऑफ क्या फीचर प्रोवाइडेड, और नीचे लिखा है टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट इन डिफरेंट वेज। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता था, ये सोच के बताओ। हम लोग कहते थे, जो हम लोगों ने पढ़ा है कि कंस्ट्रक्टर क्लास के ग्लोबल वेरिएबल जिसको हम लोग डेटा मेंबर कहते हैं, उनको इनिशियल वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए होता है। तो जो वर्डिंग हम लोगों ने पढ़ी कि ग्लोबल वेरिएबल में डेटा इनिशियलाइज हो रहा है, लेकिन ग्लोबल वेरिएबल किसकी प्रॉपर्टी है, ऑब्जेक्ट की। तो रियल में वो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर रहा होता है, ठीक है। तो ये आपका इसका एप्रोप्रिएट आंसर है। इस टाइप का कोई ना कोई क्वेश्चन एक बन सकता है। हाँ, बी नहीं, वो सब बेकार चीजें हैं। कुछ ना कुछ लाइनें ऐसे डाल दी जाती है ना कंफ्यूज करने के लिए। और टू, हाँ एप्रोप्रिएट यही है, तो डिफरेंशिएट वन कंस्ट्रक्टर फ्रॉम अनदर। तो देखो पहली लाइन भी सही है, लास्ट वाली लाइन भी सही है और बीच वाली लाइन भी सही है, लेकिन ये वाली लाइन रियल में कंस्ट्रक्टर बनाया ही क्यों जाता है, उससे रिलेटेड है, इसलिए ये सबसे नियरेस्ट है। सर लेकिन पहली वाली लाइन तो गलत हुई ना, नॉन पैरामीटराइज थोड़े ना बनता है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग में। बनता है बेटा। फिर देखिए दूसरा, क्लास वेरिएबल। क्लास वेरिएबल का मतलब कौन से, जो वेरिएबल स्टैटिक कीवर्ड से डिक्लेयर होते हैं वो क्लास वेरिएबल होते हैं। तो क्लास वेरिएबल इन जावा आर शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। कई बच्चे यहां पर अभी भी कंफ्यूज हैं। इंस्टेंस का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का ही दूसरा नाम इंस्टेंस। अगर नहीं मालूम है चुपचाप लिख लो, क्योंकि इंस्टेंस ऑफ अ क्लास तुम्हें पता ही नहीं किसके बारे में कहा जा रहा है। ऑब्जेक्ट को ही इंस्टेंस ऑफ अ क्लास कहा जा रहा है, इस चीज को ध्यान दो। तो यहां पर फिर से देखो, अभी जो हमने थ्योरी बताई थी वो लिखी हुई दिखाई पड़ रही है आपको। स्टैटिक वेरिएबल में एक ही मेमोरी बनती है, सारे ऑब्जेक्ट उसी को शेयर करते हैं, वही लाइन यहां लिखी है। क्लास वेरिएबल मतलब स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल सेम है। इन जावा आर शेयर्ड अमंग ऑल इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो उसमें एक मेमोरी बनती है और सारे इंस्टेंस यानी सारे ऑब्जेक्ट एक ही मेमोरी को आपस में शेयर करते हैं। तो इसके हिसाब से ये वाली लाइन आपकी ट्रू मानी जाएगी। और फिर क्लास वेरिएबल आर डिक्लेयर्ड यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड, ये लाइन तो सही है। मेकिंग देम एसोसिएटेड विद क्लास। ध्यान दो, ओए हमने कहा था स्टैटिक वेरिएबल या क्लास वेरिएबल का संबंध किससे होता है, क्लास से होता है, ऑब्जेक्ट से नहीं होता है। तो वो लाइन भी इसमें रिपीटेड हुई है। देखो, यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड मेकिंग देम एसोसिएटेड विद द क्लास रादर देन इंडिविजुअल इंस्टेंस। इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट, उससे रिलेटेड नहीं है। तुम क्या कुछ कहने की कोशिश करो, बताओ। सर इसमें ऊपर और नीचे तो ऑपोजिट लिखा है। सर देखिए क्लास वेरिएबल इन जावा, हाँ हाँ जल्दी जल्दी बोलो। shared with all among all instances of class, और नीचे लिखा है कि they are associated with class rather than individual instances, यानी वो individual instances से associated नहीं है। तो ये क्लास वेरिएबल के बारे में ही बताया जा रहा है ना, कि क्लास वेरिएबल क्लास से मतलब रखता है, इंस्टेंस। ऊपर लिखा है कि वो मतलब सारे लेकिन सर स्टैटिक वेरिएबल तो खाली स्टैटिक ऑब्जेक्ट ही उनको एक्सेस कर सकते हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स का एक्सेस कर सकते हैं। नहीं सर, सारे ऑब्जेक्ट की क्या कॉमन मेमोरी बनाते हैं तो सारे को ही एक्सेस करते हैं। वो देखो कायदे में जो आपने समझा था कि स्टैटिक वेरिएबल या स्टैटिक फंक्शन जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर बनाया आपने, एक से अधिक ऑब्जेक्ट बनाया, तो एक ही कॉपी बनेगी, उसको चाहे 4 लोगों के द्वारा यूज करवा दो, वो भी आपको बार बार बताया जा रहा है। लेकिन रियलिटी में उसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने बनाया है तो वो एक ही कॉपी यूज करेगा और उसी को सारे ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, ना कि जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं और अलग अलग मेमोरी बनती है, उसको ऐसा नहीं करेगा। स्टैटिक वेरिएबल ऐसा नहीं करेगा, ये बताने की कोशिश की गई है।
तो ये पहले ही वाला इसमें भी आपका सही जा रहा है। फिर ये बच्चे ये क्वेश्चन आपका एक मिलना है इसको लिख लो, ये क्वेश्चन एक आपका मिलना है। हम ये नहीं कह रहे यही मिल जाएगा, इसी टाइप का सेम, क्योंकि प्रोग्रामों कोई प्रोग्राम्स की कमी तो है नहीं। एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, ये 4 लाइनों की जगह पर कोई प्राइम नंबर का प्रोग्राम का कोड ऊपर नीचे कर देंगे, कोई पैलेंड्रोम, अच्छा फेमस प्रोग्राम ही लिया जाएगा, ये नहीं कि कोई नया कोड जिसको तुम जानते ही नहीं थे, बॉम्बियर नंबर, है ना, ऐसा नहीं आएगा। वो फेमस प्रोग्राम ही होगा, प्राइम नंबर, पैलेंड्रोम नंबर या फिबोनाची सीरीज का कोई कोड है जो पॉपुलर प्रोग्राम है, मतलब सालों से सदियों से कह सकते हैं वो जाने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पर बाइनरी सर्च ही डाल दिया। बाइनरी सर्च इसलिए डाला कि कुछ बच्चे इसी को याद कर लेंगे, क्योंकि ये तो लीनियर सर्च डाल दिया कि कुछ तो याद हो जाएगा आदित्य, कुछ तो याद हो जाएगा, लीनियर सर्च का प्रोग्राम लिखा है तो याद करना पड़ेगा ना तुमको। देखो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना चाहिए, इधर नंबर 2 सबसे पहले लूप चलेगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 4 पे क्या, इफ कंडीशन, लूप के अंदर इफ कंडीशन चेक होगी कि नम में जो नंबर है वो एरे वाले नंबर से मैच हो रहा है। फिर नंबर 1 पे आपका क्या हो जाएगा, फ्लैग वैल्यू 0 थी, फ्लैग वैल्यू 1 हो जाएगी, और नंबर 3 पर ब्रेक से लूप से बाहर हो जाएंगे। तो ये लीनियर सर्च का प्रोग्राम मैंने डाल दिया है कि इसी बहाने थोड़ा बहुत याद हो जाएगा, क्योंकि हमने गेस्ट पेपर में बाइनरी सर्च दिया है, तो लीनियर सर्च आप इसी बहाने याद कर लोगे अगर चेंज हो गई तो, है ना। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ पा रहे हैं? ये प्रोग्राम के स्टेटमेंट ऊपर नीचे कर दिए जाएंगे फेमस प्रोग्राम के, और उसको आपको पूछा जाएगा। तो बच्चा याद रखोगे जब पेपर दे के आओगे ना, और ये आज की वीडियो की क्लास अगर आपको याद आई तो याद आएगा कि ऐसा ऐसा कहा गया था, इसीलिए इसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कि आप लोग का प्रूफ रहे। और दोबारा भी आप देखो कि क्या क्या फिक्स रूप से आएगा, उसको बताने की कोशिश की जा रही है। फिर बच्चे ये क्वेश्चन गरीबों वाला जो फ्री में दिया जाता है कि कोई कुछ भी ना जानता हो फिर भी जावा एक्सप्रेशन अगर थोड़ा वो लिख लेता है तो वो उसको 2 नंबर दे दिए जाए, 2 नंबर तो पा ही जाए बच्चा, ये वो वाला क्वेश्चन है। समझ रहे हो सब लोग? तो इसके आंसर्स खाली मैच कर लो। ये क्वेश्चन तो आपने देख ही लिया है और आपने इसको सॉल्व भी किया है, तो इसके आंसर्स खाली देख लीजिए। ये आंसर आप इस तरीके से दोनों के अलग अलग मैंने लिख दिए हैं, आप इनको देख लीजिए। हाँ वो लगा दो, क्योंकि जो है वो स्टेटमेंट का हिस्सा है। वो कह रहे हैं ना जावा स्टेटमेंट में कन्वर्ट करो, तो उसमें सेमीकोलन लगता है। EXP देखो हमने जानबूझ के ऐसा रखा है कि जैसे स्मॉल ई हमने बताया था, स्मॉल ई स्पेशली मैथ.exp के लिए, देखो ये 1 नंबर चला जाता है आपका। स्मॉल ई के लिए मैथ.exp फंक्शन लगता है, बाकी सब लोग इसको मैथ.pow लिख के चले आएंगे। और ये वर्टिकल लाइन जो है इसके लिए मैथ.abs लगता है। तो हमने ऐसा जानबूझ के क्वेश्चन बनाया कि वो चीजें जो आपको नहीं आती हैं, जिसके वजह से नंबर कट सकते हैं, वो चीजें आपको आ जाएं। बाकी एक्सप्रेशन तो बदलेगी ही बदलेगी, कोई भी आ सकती है, तो आप अपने हिसाब से इसको मैनेज कीजिएगा। ये वर्टिकल लाइन मैथ.abs है, और ये स्मॉल ई की पावर अगर दिया है तो मैथ.exp फंक्शन है। बाकी मैंने आपको मैथ.log और ये बहुत सारी चीजें भी बताई हैं, मैथ.10cos, तो उसको भी याद रखिएगा। गलत हो जाएगा, बात कैसे हो गई? एक्सपी की एक रेंज होती है, उसी के बीच की वैल्यू होती है, ऑटोमेटिक जनरेट होती है। देख लिया आंसर सबने? और देखो उसके आगे मैथ.pow भी दिया है ना हमने जानबूझ के, कि आप देखिए उसको। फिर इसका आंसर बताओ क्या आया? -1। इसको चैट जीपीटी गलत बता रहा है। हाँ, उसको 3 बता रहा है। उसको सही करना पड़ता है कभी-कभी। नहीं, उसको शॉर्ट हैंड नोटेशन नहीं मालूम है ना, इस वजह से। फिर देखिए, अच्छा ये, हाँ मैं जो फिक्स रूप वाली बातें बता रहा था, तो उसमें ये क्वेश्चन आपका फिक्स है, आना ही आना है। दूसरा जावा का प्लस माइनस माइनस ऑपरेटर का बिना क्वेश्चन बनाए बोर्ड आगे नहीं बढ़ सकता, तो इसका मतलब ये भी आपको बांटा जा रहा है। बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का थोड़ा सा इसमें यूज कर सकते हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। -1। फिर बच्चे ये क्वेश्चन
भी आपका बिल्कुल फिक्स है। लूप का एक आउटपुट आपका आना ही आना है। इसका आउटपुट बताओ क्या आया ऑनलाइन में? निकाला नहीं है? अच्छा आप लोगों ने, हाँ? इसको कन्वर्ट भी करना है और आउटपुट भी, लेकिन आएगा एक ही चीज, कन्वर्ट करने वाला आएगा। आउटपुट तो हम खाली प्रैक्टिस करा रहे हैं आप लोगों को, आएगा कन्वर्ट करने के लिए, आउटपुट नहीं पूछा जाएगा। तो देखो ये कन्वर्ट करने में मैंने यहां पर दो तरीके दिखाए हैं। शॉर्ट तरीका ये है और ये वाला थोड़ा सा लॉन्ग तरीका है। डी नहीं आएगा, ए बी डी, अच्छा तो ये मिस्टेक हो गई होगी फिर, ए बी सी डी। सी और डी, ए बी सी डी आ रहा है इसका, सही है। तो देख लो बच्चों, कन्वर्ट पे ध्यान दो। कन्वर्ट में आपको क्या, ये बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन आना ही आना है। कन्वर्ट में आपको क्या होना चाहिए? आपको व्हाइल लूप, फॉर लूप और डू व्हाइल का सिंटेक्स याद होना चाहिए, तभी कन्वर्ट कर पाओगे। नहीं तो कुछ ना कुछ, क्योंकि क्वेश्चन तो बदलता रहेगा तो कुछ ना कुछ आप भूल सकते हो, इसलिए सिंटेक्स खाली याद कर लेना। लूप टॉपिक में सबसे पहले सिंटेक्स ही मैंने एक्सप्लेन किए थे, और उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चों, आपका बहुत अच्छा जाएगा ये क्वेश्चन। और ये देखो मैंने यहाँ पर दूसरा रूप, यहाँ पर फॉर लूप में एक से अधिक इनिशियलाइजेशन कराए जा सकते हैं एक साथ, और एक से अधिक अपडेशन कराए जा सकते हैं एक साथ, ये भी मैंने मेंशन कर दिया है, ठीक ना? तो वो भी तरीका सही है और ये भी तरीका सही है। उसके बाद यहां पर एक टाइप कास्टिंग का कोई ना कोई रैपर क्लास और टाइप, यहां पे लिख लीजिएगा जहां पे लिख रहे थे आप, रैपर क्लास और एंड टाइप कास्टिंग, इसका मिक्स करके कोई एक क्वेश्चन बनना ही बनना है। और वीडियो रिकॉर्ड हो ही रही है, आप ध्यान रखिएगा, देखिएगा, चेक कीजिएगा। रैपर क्लासेस से रिलेटेड और टाइप कास्टिंग से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनना है। तो हमने यहाँ पे टाइप कास्टिंग को थोड़ा सा दिखाना था, तो वो हमने कहा बता दें आप लोगों को। तो देखो टाइप कास्टिंग में जो जब छोटा डेटा टाइप बड़े डेटा टाइप में अपने आप कन्वर्ट हो जाता है तो वो इम्प्लिसिट होता है, उसको टाइप कन्वर्जन भी कहते हैं। और टाइप कास्टिंग स्पेशली जब बड़ा डेटा टाइप छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाता है तब उसको एक्सप्लिसिट कहते हैं। बड़ा डेटा टाइप जैसे इंटीजर को कैरेक्टर में कन्वर्ट करो तो क्या है, वो एक्सप्लिसिट है। और जब कैरेक्टर को इंटीजर में कन्वर्ट करो, कैरेक्टर 2 बाइट इंटीजर 4 बाइट, तो कैरेक्टर यानी छोटा डेटा टाइप बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट कर हो रहा है, तो वो छोटा डेटा टाइप जैसे ये बड़े डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, तो क्या है वो इम्प्लिसिट है, इम्प्लिसिट है। और इसको इम्प्लिसिट को ही कोएर्जन भी बोलते हैं। क्या स्पेलिंग थी कोएर्जन की? COERCION, ये इम्प्लिसिट को ही कहते हैं, तो कंफ्यूज ना होना। और इसके दो नाम मैंने नए और दे दिए हैं, इस नाम से भी आ सकता है एमसीक्यू, मान लीजिए ये वाले नाम दे दिए एमसीक्यू में क्वेश्चन में, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, यहाँ तो कुछ लिखा ही नहीं, कैसे पहचाने? तो इम्प्लिसिट को ही ये जो भी लिखा है पढ़ लो, क्या लिखा है? वाइडनिंग करके लिखा है, और दूसरा एक्सप्लिसिट को नैरोइंग कहते हैं। देखो नाम से पहचानने की कोशिश करो, वाइडनिंग का मतलब छोटा जो है बड़े में कन्वर्ट हो रहा है, वाइड मतलब चौड़ा हो रहा है, तो छोटा जो है बड़े में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब वो इम्प्लिसिट यानी वाइडनिंग हो रहा है। और एक्सप्लिसिट का मतलब क्या था? बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना, तो ये आपका क्या हो रहा है? नैरोइंग हो रहा है ना? तो मीनिंग इससे भी आप क्लियर कर सकते हो। तो इसका आंसर मैंने सामने लिख दिया था। उसके बाद ये जो ये अच्छा मैंने निकाल ही दिया है, दिखाई दिया है। तो देखो यहां पर ये भी लूप का हिस्सा है फिक्स रूप से, हाउ मेनी टाइम्स लूप विल बी एग्जीक्यूटेड और फाइंड द आउटपुट। ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन एक आपको लूप का मिलना है। और डू वाइल लूप में ज्यादातर आउटपुट निकालने में कंफ्यूजन होती है, तो आप जो है डू वाइल को पूरा चलाइएगा लास्ट तक, बिना चलाए गेस ना मारिएगा। अब यहां पर लूप जो है 2 बार चला है और 30 आउटपुट आया है। एक बार इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। कौन गेस शीट में क्या? हाँ देखो वो आउटपुट वो क्वेश्चन में गेस शीट में यहाँ पे ये प्रिंट थोड़ा मिस्टेक में लिखा है ना, वो कुछ टाइपिंग मिस्टेक हो गई, प्रिंट ही है।
तो अब देखिए इसको मैंने स्टेप वाइज ऐसे सॉल्व किया जाता है बच्चों, इस तरीके से। यहां क्या दिखाया गया कि इनिशियल वैल्यू, चलो इसको चला के दिखा देते हैं कैसे समझा जाएगा। वैसे इतना करवा चौथ बनाने की जरूरत नहीं है, आप शॉर्टकट में भी कर लीजिएगा। चला के मैं दिखा रहा हूं, देखिए बच्चे इधर ध्यान दो। ये 30 और 25 एक्स वाई की ए और बी की वैल्यू है, तो यहाँ पे 30 20 क्या है, इनिशियल वैल्यू है। अब फर्स्ट स्टेशन जब पहली बार चला तो 30 जो है बड़ा है 25 से, कंडीशन ट्रू हो गई, नीचे आ गए। और यहां पर 30 डिवाइडेड बाई 25 हो रहा है, तो 30 डिवाइडेड बाई 25 तो 1 जा ही जाएगा। तो y में क्या आया 1, और क्योंकि दोनों इंटीजर है पॉइंट वाली वैल्यू नहीं लेगा, ठीक है। उसके बाद y में क्योंकि 1 आ चुका है तो a में अभी भी 30 है, तो 30 डिवाइडेड बाई 1 हो रहा है, तो a में क्या चला जाएगा 30 चला जाएगा। तो अब यहां पे मैंने दिखा भी दिया है पहले चेक हुआ 30 25 से बड़ा बड़ा चेक किया गया खाली, हाँ बड़ा बराबर है, कंडीशन ट्रू हो गई, सॉरी ध्यान दो। और यहां पर फिर ये पहली वाली लाइन में देखो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है, y की वैल्यू 30 थी और y कहाँ है, a की वैल्यू 30 थी और y की वैल्यू कितनी थी 25, उसको डिवाइड करने पे क्या आया 1, तो y में 1 आ गया, देख लिया। और उसके बाद a इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई वाई किया, तो उसमें आपको डिवाइड करने पर 30 डिवाइडेड बाई 1 हो रहा है, 30 डिवाइडेड बाई 1 हो रहा है, तो 30 रिजल्ट आ गया a में ये। तो आफ्टर एग्जीक्यूशन a की वैल्यू 30 हो गई, y की वैल्यू 1 हो गई, ये पहला इटरेशन हुआ। फिर लूप का नेचर है ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया। अब जो है क्योंकि वैल्यू a की वैल्यू 30 हो गई है तो a की वैल्यू 30 है ही, y की वैल्यू 1 हो गई तो y की वैल्यू 25 थी, अब इस समय 1 है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर 30 डिवाइडेड बाई 1 कंडीशन, अच्छा ये कंडीशन तो ट्रू ही है। देखो सेकंड इटरेशन, ये थर्ड लिख गया है 2 है, सेकंड इटरेशन इसमें a की वैल्यू क्या है 30 और y की वैल्यू क्या है 1, यहां से लिया है, देख रहे हो लिखने का तरीका। और फिर अब 30 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू हो गई, तो 30 डिवाइडेड बाई 1 करेंगे तो 30 ही y में आ जाएगा, 1 30 जा 30, तो इसमें 30 आ गया y में। और फिर 30 डिवाइडेड, अब y में 30 आ चुका है, a में 30 था ही, तो 30 डिवाइडेड बाई 30 हो रहा है, अब कितना आ जाएगा, तो 30 डिवाइडेड बाई 30 हुआ कितना आया 1, तो a की वैल्यू अब 1 हो गई और y की वैल्यू 30 हो गई, और दूसरी बार चला था, लूप का नेचर है, फिर ऊपर चला जाएगा। अब फिर ऊपर चला जाएगा तो थर्ड टाइम चल रहा है, देख पा रहे हैं सब लोग। अब थर्ड टाइम में a की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 30 है, और 1 इज ग्रेटर देन 30, क्रॉस का साइन लिखा है, यानी कंडीशन फॉल्स हो गई, यानी तीसरी बार चलने के लिए नहीं चला, तो 2 बार चला। अब उसके बाद लूप से बाहर आ गए, तो लास्ट टाइम यहां पर y प्रिंट कराया गया लूप से बाहर आने पर, तो y की वैल्यू लास्ट टाइम देखो क्या थी 30 थी, इसलिए 30 यहां पर आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से टेबल बना के आप कर सकते हो, लेकिन ये हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के चक्कर में पूरी बातें लिखी हैं, आप शॉर्टकट में भी कर सकते हो। ऑनलाइन में क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो फटाफट देख लेते हैं क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग भी समझानी है। देखिए यहां पर हेलो वर्ल्ड लिखा है कॉमा के साथ में। अब str डॉट, इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है क्योंकि ये सीट आपको मिल जाएगी, एक्सप्लेन भी किया है। str डॉट लेंथ लिखने से यहां पे लेंथ कितनी आ जाएगी 13 हो जाएगी, ठीक है। और फिर str डॉट कैरेट 0, तो 0 पे देखो क्या आ रहा है कैपिटल H आ रहा है। और उसके बाद str डॉट सबस्ट्रिंग 1,5, तो 0 1 यानी E से टूटेगा, और 5 कहां तक जा रहा है 1 2 3 4 5, अब कॉमा से एक पहले तक लेगा, यानी 5 कॉमा पे गया है, कॉमा से एक पहले तक यानी O तक जाएगा, और इन दोनों के बीच में क्या लगा है प्लस, तो ये जोड़ देगा, तो आउटपुट क्या आ गया 13 हेलो। सर इसमें हमने पहले 13 और h को इसमें करा है, लेकिन सर SOP में जब किसी इंटीजर और कैरेक्टर का कॉन्टैक्ट करते हैं, कैरेक्टर अपने आप को ASCII वैल्यू में नहीं बदल देगा सर, h की ASCII वैल्यू प्लस 13 का जो आंसर है उसमें सबस्ट्रिंग को कॉन्टैक्ट स्ट्रिंग रिटर्न करता है इसलिए
किसका? नहीं कैरेक्टर की आगे से कैरेक्टर की एग्जाम करेगा ना, एच की एस्काई वाली प्लस 13 और प्लस 85 ELL। ठीक है, सही बात तो लग रही है, तो इसको चला के देख लिया जाए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे एक बच्चे का कहना है कि क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया है कि स्ट्रिंग के बाद में जितने प्लस होते हैं, अगर सेपरेट गोल वाला ब्रैकेट नहीं मिल रहा है तो सब कुछ कॉन्कैट कर देता है, क्योंकि स्ट्रिंग के साथ कुछ भी जुड़ेगा तो वो कॉन्कैट हो जाएगा। लेकिन स्ट्रिंग के जस्ट पहले सिर्फ एक प्लस जो है कॉन्कैट करता है, और उसके आगे जितने भी प्लस है वो अर्थमेटिकल करते हैं। तो उसके हिसाब से ये वाला अर्थमेटिकल करना चाहिए। तो क्योंकि ये लेंथ आपकी इंटीजर में निकलेगी, तो इंटीजर जब किसी कैरेक्टर के साथ वर्क करता है तो कैरेक्टर अपने आप को ASCII कोड में बदल देता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे ये जो लेंथ निकली थी 13 और h का अपना ASCII कोड आ जाना चाहिए, वो जोड़ देना चाहिए, और देन फिर आपका सबस्ट्रिंग में जो भी आएगा वो आ जाएगा। वो अलग बात है, ये जो आउटपुट लिखा था हो सकता है चैट GPT की ही हो, थोड़ा सा मेहरबानी चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं ऐसा नहीं, वो हो भी सकता है सही और नहीं भी हो सकता है, देख लेते हैं। इसको एक बार जल्दी से चेक कर लेते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे और किसी का कुछ आया है? ये बच्चा जो भी बोलने की कोशिश कर रहा है उसका माइक सही काम नहीं कर रहा है, माइक एक हटा के बोला करो। बिल्कुल सही, जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था वही हिसाब से। चैट GPT झूठा है, हाँ उसको अधूरा ज्ञान अभी अपडेट हो रहा है। तो ये जो है 85 ELLO आया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट यही पढ़ा था हम लोगों ने, जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया है। तो इसने क्या किया, इसने str.caret0 पे क्या टूटा, आपका h टूटा। h का ASCII कोड कितना होता है? 72 होता है, और लेंथ इसकी कितनी आई? 13। तो 13 प्लस 72 ऐड करेगा कितना आ जाएगा? 85। और 85 किसको मिलेगा? सबस्ट्रिंग फंक्शन को। और ये वाला प्लस क्या करेगा? कॉन्कैट करेगा। तो यहां पर आउटपुट जो है आपका 85 L, अच्छा ELLO, ये आपका आउटपुट आएगा। और देखो कितनी छोटी सी बात थी, जिसने कॉन्सेप्ट ध्यान दिया उसका सही है, जो है फर्जिफिकेशन कर रहा है उसका गलत हो गया, है ना। अच्छा, हमको इधर से जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम टाइपिस्ट नहीं हैं, प्रोग्रामर हैं, ठीक है। तो कुछ ना कुछ टाइपिंग से बचने के लिए शॉर्टकट मारा जरूरी होता है। तो इस वजह से ये यहाँ पर गलत आउटपुट दिखाई पड़ रहा है आप लोगों को, ठीक है। अगला देखिए, तो स्ट्रिंग का ये आउटपुट आपका इस टाइप का मिलना ही मिलना है। उसके बाद देखिए, नेम द कीवर्ड। ये काफी समय से हम ट्राई कर रहे हैं कि ये वाले क्वेश्चन जरूर पूछेंगे वो लोग। तो कीवर्ड इज यूज टू एंड द करेंट इटरेशन एंड कंट्रोल सेंड टू द नेक्स्ट इटरेशन। तो उसके लिए कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू का सी छोटा होगा। और कीवर्ड इज यूज टू मेक अ कांस्टेंट डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, तो उसके लिए फाइनल होता है। फाइनल कीवर्ड से कोई वेरिएबल में अगर वैल्यू डाली गई है फाइनल int a = 5, तो a की वैल्यू कांस्टेंट हो चुकी है यानी 5, अब वो पूरे प्रोग्राम में बदलेगी नहीं। अगर a++ किया या ++a किया तो एरर आ जाएगी।
फिर देखिए एक क्वेश्चन, अब वो क्या पूछेंगे ये तो वही जान सकते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से जो गेस किया है उसके हिसाब से वो क्या करेंगे, क्योंकि क्लास एंड ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है आपका बोर्ड, तो वो पूरा एक कोड लिख देंगे, बड़ा सा एक कोड लिख देंगे पूरे क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाली प्रोग्रामिंग का पार्ट, और उसमें से कॉन्सेप्ट पूछने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि वो कंस्ट्रक्टर के बारे में पूछ चुके हैं या एक दो चीज़ों के बारे में और पूछ चुके हैं, ग्लोबल वेरिएबल लोकल वेरिएबल के बारे में पूछ चुके हैं, ये सब क्वेश्चन आ चुके हैं। तो जो थोड़ा सा बचा वो हमने भी डाल दिया इसमें। वो क्या बचा है, हमने क्वेश्चन देखो पूछा है व्हाट कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स इज डिपिक्टेड इन द अबव प्रोग्राम, इन अबव प्रोग्राम में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, कौन सा, तो यहां पर देखो एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन बनाए गए, तो ये क्या फंक्शन ओवरलोडिंग आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है, और ये किसके अंतर्गत आता है, पॉलीमॉर्फिज्म के अंतर्गत। तो रियल में ये फंक्शन ओवरलोडिंग ही है, लेकिन ऊप्स कॉन्सेप्ट पूछा इसलिए वो पॉलीमॉर्फिज्म है, तो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए हमने दोनों डाल दिए आंसर में। बता इनकैप्सुलेशन लिख दिया, अरे ओहो क्या हो रहा है यार, ये पॉलीमॉर्फिज्म है। हाँ, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग भी देखो लिखना जरूरी है, उसको गायब ना करना, और ये पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है। फिर उसके बाद अच्छा एक चीज और है, उसमें देखो क्वेश्चन में क्या पूछा, कॉन्सेप्ट पूछा गया या जो है कॉन्सेप्ट। अब देखो यहां पे जरूरी नहीं ऐसा हो, लेकिन हम बता रहे हैं अपने ज्ञान के द्वारा थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहां पे ऊप्स प्रिंसिपल पूछा जाए तो वो 4 ही हैं प्रिंसिपल, और कॉन्सेप्ट तो उन प्रिंसिपल के अंदर बहुत सारे हो सकते हैं, जिसमें कि आपका फंक्शन ओवरलोडिंग एक कॉन्सेप्ट है, वो प्रिंसिपल नहीं है, तो इसीलिए फंक्शन ओवरलोडिंग ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर है, फंक्शन ओवरलोडिंग ज्यादा एप्रोप्रिएट है। और बाद में हमने साथ में लिख दिया कि ये पॉलीमॉर्फिज्म है, कि भाई दोनों से सेटिस्फाइड हो जाना, क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन थोड़ी ना है, जो लिख सकते हो बता दो, अपनी तरफ से कुछ रखो नहीं अपने पास, सब दे दो उनको। दूसरा क्वेश्चन देखो, हमने यहां पे पैरामीटर के बारे में पूछ दिया, क्योंकि ये भी आपका पहचानने के लिए आ सकता है। तो यहां पर जो ये x1 है, ये भी एक करेक्शन है छोटा सा, देख लो, यहां पर ऑब्जेक्ट का नाम और वेरिएबल का नाम सेम हो गया था, आप चेक कर लो, ऑब्जेक्ट का नाम वेरिएबल का नाम सेम हो गया था, तो हमने वेरिएबल का नाम x1 कर दिया है, उसको सही कर लो, वेरिएबल का नाम x1 कर दिया है, ठीक है। तो अब जो जहां से फिर से याद कर लो बच्चों, जहां से वैल्यू भेजी जाती है वो एक्चुअल पैरामीटर होता है, और जहां पे वैल्यू पहुंचती है वो फॉर्मल पैरामीटर होता है, यानी कि यहां जहां पे वैल्यू पहुंचती है वो फॉर्मल। तो इंट जेड जो है फॉर्मल पैरामीटर है और x1 एक्चुअल पैरामीटर है। समझ गए, इस टाइप का एक क्वेश्चन बनना है, वो स्पेसिमेन पेपर में भी है और तुम्हारा जो दूसरी वाली फाइल दी गई थी उसमें भी है। फिर देखो यहां पर ये एरर वाला, ये मैंने डाल दिया है अपने हिसाब से, एरर का एमसीक्यू में भी डाल दिया है, इसमें भी डाले, क्योंकि देखो जो क्वेश्चन फिक्स है उसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस बच्चे कर लें, वो या उनके दिमाग में चला जाए, वो गलत ना हो। हर क्वेश्चन सही करने से ज्यादा जरूरी है कि जो आता है वो गलत ना हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन हर पेपर में आप लोग देख ही रहे होंगे कि कुछ ऐसे कहानी सुनाई जाती है जिसमें कहते हैं कि कोड गलत है, उसको सही कर दो, ठीक है। तो यहां पे लिखा है कमल वांट टू डिस्प्ले ओनली अल्फाबेट्स सॉर्टेड इन कैरेक्टर एरे या स्टोर्ड इन कैरेक्टर एरे। तो कैरेक्टर एरे में कुछ भी है जिसमें कि हमें जो कहाँ अल्फाबेट्स हैं, यानी कि AWD इस टाइप के, इनको हमें प्रिंट कराना है, कि ये 4 और एंड अल्फाबेट नहीं है। और उसके बाद जो है कंपाइलर कोड इसमें एरर बता रहा है, और करेक्ट करो और कौन सी एरर है ये भी बता दो। तो जरा एक एक लाइन पे हम लोग ध्यान दें। देखो ये वाली लाइन बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं, ये वाली लाइन बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं। इस वाली लाइन में इक्वल टू लगा दिया, जबकि आपको मालूम है लेंथ फंक्शन में लेस देन चलता है, लूप हमेशा लेस देन चलता है, यानी ये कैरेक्टर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ लेंथ आ जाएगी 5, लेकिन इंडेक्स नंबर देखोगे तो 0 1 2 3 4 ही तक है।
तो 4 इज लेस देन 5 तक चलेगा। अगर हमने इक्वल टू लगा दिया तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5 तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इंडेक्स नंबर 5 नहीं मिलेगा, इंडेक्स नंबर 4 तक मिलेगा। समझ पा रहे हो? चेक कर लो। फिर उसके बाद तो ये एक गलती हो गई, तो यहां पर ये इक्वल साइन हटेगा। आप सुनो तो, उसमें एरर का नाम भी बताना है ना। तो इस लाइन में ये एरर क्या होगी, ये रन टाइम एरर मानी जाएगी। कंप्यूटर जो है नहीं, ये कंपाइल टाइम पे ही पकड़ लेगा, ये कंपाइल टाइम एरर मानी जाएगी। सिंटैक्स एरर या कंपाइल। अच्छा, सिंटैक्स एरर और कंपाइल टाइम एरर है तो सेम चीज, लेकिन कहां पे कौन सा वर्ड यूज करना है उसको जरा सीख लीजिए। सिंटैक्स एरर का मतलब हुआ कहीं सेमीकोलन मिसिंग, कहीं कर्ली ब्रैकेट खोला बंद नहीं किया, डबल कोट्स स्टार्ट किया बंद नहीं किया, उसको सिंटैक्स एरर कहना। लेकिन ये सिंटैक्स एरर नहीं है, ये कंपाइल टाइम एरर है, इस तरीके से कहना तो ज्यादा अच्छा है। तो ये कंपाइल टाइम एरर हो गई। उसके बाद आगे सही करो, क्योंकि ये एक एरे है बच्चों, क्योंकि ये एक एरे है, तो एरे बिना स्क्वायर ब्रैकेट लगाए, बिना इंडेक्स नंबर दिए कोई वैल्यू नहीं देता है। तो यहां पर ये वाला करेक्शन होना है, ARR ऑफ आई, तब आपका ये चलेगा। ठीक है, ये 2 ब्रैकेट लगा दिया क्या हमने? सही है, हाँ 2 लगा दिए, 1 लगेगा नहीं, 2 ही लगेगा। ठीक है, ठीक है। और फिर प्रिंटिंग में भी बच्चों यहां पर ARR ऑफ आई। तो देखो यहां पे भी क्या हो गया, सिंटैक्स एरर हो गया, क्योंकि ये तो एरे इसे लिखे नहीं जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट साथ आई लिखना जरूरी है। तो ओवरऑल देखा जाए तो इसमें फिर सिंटैक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर ही मान लेंगे, रन टाइम एरर नहीं है। लेकिन हाँ यार, ये चीज देखो, इसमें सिंटैक्स, ये रन टाइम एरर था, कहां चक्कर पड़े हो, ये रन टाइम एरर है, क्योंकि ये सिंटैक्स तो है ही नहीं एरर। जब कंपाइलर रन कर रहा होगा तब उसको पता चलेगा कि इंडेक्स नंबर 5 है ही नहीं, तो ये रन टाइम एरर है, ध्यान रखना। नहीं, एरर नहीं बताना था, चलो कोई बात नहीं, हमें तो बताना था इसलिए हमने बता दिया। तो ये रन टाइम एरर है, करेक्ट लिख दिया गया है, और ये दोनों आपके सिंटैक्स एरर हैं। सही है। आगे वाला कोड देखिए, यहां पर ये बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग का बहुत पीछे पड़े हैं बोर्ड वाले, तो हमने कहा इसका भी एक एग्जांपल ले लिया जाए, चाहे वो MCQ क्वेश्चन में मिल जाए और चाहे यहां पे मिल जाए। तो देखते रहो यहां पर फॉर द फॉलोइंग कोड चूज द करेक्ट आउटपुट। तो यहां पर देखो एक नंबर ले लिया हमने और एक यहां पर स्ट्रिंग ले लिया, उसमें भी नंबर है। तो बच्चे जो ध्यान नहीं दे रहे हैं प्लीज ध्यान दें, नंबर को जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराते हैं तो ये नंबर x है, और x को जब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा रहे हैं, str स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं, तो इसको हम लोग ऑटो बॉक्सिंग कहते हैं। कि कोई भी प्रिमिटिव डेटा टाइप जब अपनी रैपर क्लास ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है तो वो हमारा ऑटो बॉक्सिंग है। तो ये लाइन ऑटो बॉक्सिंग का हो गया। तो इसका मतलब ये 2 3 4 जो है ये क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया, इसके इंडेक्स नंबर पड़ जाएंगे, ये स्ट्रिंग बन गया। फिर इसका उल्टा, कि जब किसी स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट किया जाए, स्ट्रिंग या किसी ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो आपका अनबॉक्सिंग कहलाता है। तो यहां पर 432 जो कि एक स्ट्रिंग में नंबर स्टोर है, तो उसको न्यूमेरिक फॉर्म इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आपका 432 नंबर बन जाएगा जो कि स्ट्रिंग था। उसके बाद अब देखो x प्लस x किया है, तो x प्लस x किया है, x प्लस x किया है, चलो जो किया है वो किया है, ठीक है। तो यहां पर x में जो क्या x 468 तो जुड़ ही जाएगा क्योंकि इंटीजर में ही है। अच्छा इसके ऊपर भी है, जरा इस पे देखो गौर करो। str डॉट लेंथ किया, लेंथ कितनी आ जाएगी 3, तो str की लेंथ 3 आ जाएगी, तो ये 3 आ गया। और 3 के साथ में w डॉट कैरेट 2 पे कौन सा कैरेक्टर टूट रहा है, w में 0 1 2 टूट रहा है। अब 2 और 3 ऐड ना करके आस्काई कोड, अभी इससे पहले देख चुके हो कि कैरेक्टर के साथ इंटीजर कैलकुलेशन करेगा तो कैरेक्टर अपने आप को आस्काई कोड में बदल लेता है। ये दोबारा तुमको मौका मिल रहा है, इसको सीख लो और लिख लो कि यहां पर ये कैरेट
फंक्शन से कैरेक्टर टूटेगा, कैरेक्टर किस में जुड़ रहा है, इंटीजर में, तो फिर से ये क्या करेगा, ये अपने आप को इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग के थ्रू कन्वर्ट कर देगा इंटीजर में। तो 2 का ASCII कोड 0 का ASCII कोड 48 होता है, 1 का 49 होगा और 2 का 50 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये 2 ना आकर यहां पर आ जाएगा 50 और 50 प्लस 3 53, ये आउटपुट आना चाहिए, आएगा मतलब। और ये वाला आपने बता ही दिया था कितना आया था, 468। और ये आपका 234, ठीक है। और ये वाला 234 और 432, ये आउटपुट आए हैं। अभी कई बच्चे जो है समझ तो रहे हैं लेकिन बोल नहीं रहे हैं, कोई दिक्कत हो बताओ, ऑनलाइन वाले पीछे वाले। ये एक छुपा हुआ बात है, जो हमने क्वेश्चन वही बनाने की कोशिश की जहां पे छुप जाए कुछ चीज और आप गलत करके चले आओ, तो वो ना गलती हो। ये प्रैक्टिस मैच है, इसी में सही कर लो सब। अब जैसे ये बात लिख नहीं रहे हैं कई बच्चे, वो कहाँ याद रहेगी, आज की क्लास बाद फिर भूल जाओगे भी मैथ फिजिक्स में केमिस्ट्री के चक्कर में, कि किसी भी कैरेक्टर के साथ अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू कैलकुलेट करेगी तो कैरेक्टर ना रहकर इंटीजर ASCII कोड में बदल जाएगा। ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, इसका एक आउटपुट आपको फंसाएगा कहीं ना कहीं। तो ये लिख ही लीजिए, क्योंकि ये चीज आपको एग्जाम, फाइनल एग्जाम देते समय एक दिन पहले इसको पढ़ लेना और आपको याद हो जाएगा, है ना। तो ये आपका 53 और जो भी आउटपुट आपने बताए थे वो सब सही है। चलिए बच्चों, अब आपका थ्योरी पोर्शन खत्म हो गया, काफी टाइम हम लोगों ने ले लिया, बच्चे गरमा रहे हैं तो गर्मी लग रही ना। देखो कितना समय हो गया है, ये तो यार ज्यादा निकल रहा है, तो हम फिर सॉल्यूशन खाली दिखाए देते हैं, है ना, कहीं किसी की जरूरत पड़े। एक क्वेश्चन खाली डिस्कस करना है, पहला वाला। ये पहला वाला जैसा कि चिल्ला के बहुत दिनों से हम बता रहे हैं कि इफ एल्स इफ का एक क्वेश्चन आना है फंक्शन के थ्रू, इफ एल्स इफ का एक क्वेश्चन आना है फंक्शन के थ्रू, आप खाली इफ एल्स इफ तैयार करो, फंक्शन का स्ट्रक्चर, क्वेश्चन लिखने का तरीका, फंक्शन में क्या है, इनपुट कंप्यूट डिस्प्ले में वो रेडी रखो, आपका हो जाएगा। ऑब्जेक्ट बना के कॉल कर दो। तो यहां पर नया क्वेश्चन आएगा कोई, तो हम लोग भी गूगल पे ढूंढ के परेशान हो गए, नया क्वेश्चन ही कुछ नहीं मिल रहा था। तो ये क्वेश्चन एक ऐसा मिला, लेकिन इसमें हमने फिर से वो वाला एक क्वेश्चन नहीं, आपको याद है रेलवे टिकट वाला, AC के लिए इतना, उस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। वो कोई इफ एल्स इफ का खास स्ट्रक्चर थोड़ी ना, लेकिन है। तो वैसा क्वेश्चन हमने दे दिया, क्योंकि इफ एल्स इफ नेक्स्ट वाले 2-3 साल से लगातार आ रहे हैं, तो इसलिए कुछ नया एक्सपीरियंस मिले। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप नेक्स्ट वाले को देखोगे नहीं। एक डायरेक्ट कैलकुलेशन डिस्काउंट वाला तरीका होता है और एक इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला तरीका होता है, जिसमें नेक्स्ट कीवर्ड से टेबल से पहचाना जाता है। और एक तीसरा क्वेश्चन ये, और चौथा क्वेश्चन जो 3 कॉलम वाला इफ एल्स इफ वाला हो। तो 4 तरीके के इफ एल्स इफ बने, कोई टफ नहीं, बस पहचान आपको आनी चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन कोई दम नहीं होती है। तो देखो क्वेश्चन में क्या है कि कस्टमर का नाम है और कौन सा मूवी देखने जा रहे हो वो है, इसमें हमने टाइप डाल दिया। अच्छा, ये सब हमने अपने मन से बढ़ाया है, क्योंकि हम देखने जाते हैं तो हमने कहा कुछ ना कुछ इफ एल्स इफ लगाई जाए। तो G फॉर गोल्ड टिकट लेने जा रहे हो, और P फॉर प्लेटिनम जो भी है, और S फॉर सिल्वर टिकट, और फिर नंबर ऑफ टिकट कितनी ले रहे हो और कॉस्ट टोटल कितनी बनेगी आपकी, ये निकालना है आपको। अब इसमें आपके पास कंस्ट्रक्टर नॉन पैरामीटर्स हमने बता दिया है, हो सकता है कि फंक्शन विद नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर या विदाउट नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ही आ रहा है, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर नहीं आ रहा है। तो आपका नॉन पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ले लिया। उसके बाद टेक इनपुट का मतलब वॉइड इनपुट है, टेक इनपुट मतलब वॉइड इनपुट है। इसमें आपको कस्टमर की जो भी डिटेल है इनपुट करा दीजिए, कैलकुलेशन जो रिजल्ट वेरिएबल होता है उसको छोड़कर, जो टोटल वाला है रिजल्ट वेरिएबल उसको छोड़कर। फिर कंप्यूट में पढ़िए इसको, टू कैलकुलेट टोटल प्राइस कस्टमर को कितना देना पड़ा ये निकालना है। और कैलकुलेट 10% डिस्काउंट इज गिवन इफ टिकट्स आर मोर देन 5, उसको टोटल प्राइस पे 10% डिस्काउंट भी मिलेगा अगर 5 से ज़्यादा टिकट आपने खरीदी हैं, ये भी। तो वो कैलकुलेशन कैसे करनी है, प्लेटिनम का चार्ज 500 है, गोल्ड टिकट का 300 रुपये पर टिकट है, और सिल्वर का 200 रुपये पर टिकट है, और 10% आपको डिस्काउंट निकालना है।
और डिस्प्ले में प्रिंटिंग कर देनी है। तो इसको देखो बच्चे, हमने दो तरीके से किया है, कंफ्यूज ना होना, जो अच्छा लगे वो आप देख लेना और डिस्प्ले में प्रिंट करा देना। और ऑब्जेक्ट बनाकर, ये इसी प्रोग्राम में ऑब्जेक्ट बनाना कंपलसरी है, फंक्शन ओवरलोडिंग वाले में ऑप्शनल है, लेकिन हम कह रहे हैं ऑब्जेक्ट बना देना, यानी वर्ड में बनाकर ऑब्जेक्ट बना के ही कॉल करना। यस बेटा। सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है। बच्चों, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, स्क्रीन नहीं आ रही है क्या? सर आ रही है। सही आ रही है? सही। यस सर। काफ़ी बड़ी स्क्रीन है और पेपर जो है डिजिटल पेपर है, इसलिए थोड़ा सा ऊपर करने पर, नीचे करने पर जूम आउट हो जाता होगा। ठीक है, देखिए अब नहीं आ रही है, टाइम बर्बाद कर रहे हो। अब देखो यहाँ पर हमने इसमें क्या बताया था, इंपोर्ट वाली लाइन हो जाएगी और उसके बाद करली ब्रैकेट खोलने के बाद वेरिएबल जैसे सीक्वेंस से लिखे हैं उतारते चले जाओ, और अलग अलग लाइन में रखना। पैसा आप दे चुके हो, बताया था। अलग अलग लाइन में, एक जैसे वेरिएबल कॉमा लगा के ना करना, अलग अलग लाइन में रखना। फिर कंस्ट्रक्टर में सबके डेटा टाइप का डिफॉल्ट वैल्यू पता होना चाहिए, तो स्ट्रिंग का डबल कोट्स लगा दिया जाता है। तो ये 3 स्ट्रिंग टाइप के थे। अच्छा, ये कैर है, कौन सा टाइप? हाँ, तो इसका ये सिंगल कोट्स होगा, और सिंगल कोट्स में डिफॉल्ट वैल्यू लिख लो, ये करेक्शन है, /u40, ये सिंगल कोट्स में है, /u40, और इसको यूनिकोड कहते हैं, यूनिकोड कैरेक्टर। वो भी सही है, जैसे इसमें नल नहीं लिखा गया है, लेकिन हम डिफॉल्ट वैल्यू याद कराना चाहते हैं, इसलिए यहां पे डबल कोट्स की जगह पे नल भी हो सकता था, NULL। ठीक है, फिर डबल वाले में हमने यहाँ पर 0.0D लिख दिया है, नंबर ऑफ टिकट 0 कर दिया है। अभी किसी ने कहा था, तुम थोड़ा सुन नहीं रहे हो, बाल ज्यादा आगे ऊपर करो, आगे बैठो तब भी नहीं सुन पा रहे हो। ओके, तो कंस्ट्रक्टर देख लिया सबने। उसके बाद इनपुट में कर्ली ब्रैकेट खोलने के बाद स्कैनर वाली लाइन लिख दो, और सब चीजें अलग अलग मैसेज देकर इनपुट कराना बच्चा, एक साथ नहीं एंटर ये कॉमा ये कॉमा ये कॉमा ये, वो स्कूल वाला तरीका छोड़ दो या कोचिंग वाला, सबका अलग अलग। तो ये 3 स्ट्रिंग टाइप के थे, तो SC.next line, SC.next line, 3 या 2 जो भी, हाँ 2 थे, और ये कैरेक्टर टाइप का था। तो देखो यहाँ लाइन पे फर्क देख लो, SC.next line है स्ट्रिंग स्ट्रिंग, और ये नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, आप नेक्स्ट लाइन भी लिख सकते थे, गोल वाला ब्रैकेट डॉट कैरेट 0, वही आउटपुट आपका इनपुट माना जाता। और फिर नंबर ऑफ टिकट भी इनपुट करा लिए, नंबर ऑफ टिकट में। ठीक है, ऑनलाइन में। फिर देखिए बच्चों, यहां पर हमने कहा था कंप्यूट वाले फंक्शन में लोकल वेरिएबल लेकर स्टेटमेंट छोटे बनाए जा सकते हैं, नहीं तो स्टेटमेंट बड़ा लिखने से कोई फायदा थोड़ी ना है ना। शॉर्टकट मारने के चक्कर में आप बड़ा कर दें, कोई जरूरत नहीं है। तो हमने यहां पर प्राइस कैलकुलेट करने के लिए प्राइस नाम का एक वेरिएबल ले लिया, सिंपल सा। अब देखिए आपका वो टिकट टाइप से हमें मैच करना था। टिकट टाइप अगर P है, P मतलब प्लेटिनम है, तो प्राइस में हमने क्या डाल दिया, 500। फिर उसके ये अलग तरीके से भी कैलकुलेशन हो सकती थी, हम जो दिखा रहे हैं वो उसको देखिए पहले। वो नीचे कर रहे हैं, पहले हम एक डिसाइड कर रहे हैं कि प्लेटिनम तुमने टिकट ली है या गोल्ड ली है, सिल्वर ली है, पहले वो डिसाइड कर रहे हैं, तो उसको ही एलसीएफ में डाल दिया हमने। तो देखो अगर टिकट टाइप प्लेटिनम है तो रेट कितना है, तो प्राइस नाम के वेरिएबल में 500 स्टोर करा लिया। भैया कैलकुलेशन ध्यान नहीं दोगे तो आएगा नहीं। उसके बाद अगर टिकट टाइप आपका गोल्ड है तो प्राइस में 300 डाल दिया, और सिल्वर है तो उसको एलसीएम में डाल दिया, 200 रुपए हो गया। अब ध्यान दो, तो इन तीनों में से कोई एक ही चलेगा, है ना, प्लेटिनम, गोल्ड या सिल्वर। तो मान लीजिए आप एक एग्जांपल लेके चलो, आप मान लीजिए आपने सिल्वर लिया है, सिल्वर में 200 रुपए प्राइस, एक टिकट का प्राइस कितना हो गया, 200 रुपए। अब मान लीजिए हम लोग 6 लोग देखने, नहीं पहले मान लीजिए अकेले देखने गए थे, तो अकेले देखने गए थे, तो जरा देखो यहां पे नंबर ऑफ टिकट क्या होगा, 1 होगा, नंबर ऑफ टिकट 1 है, और प्राइस क्या होगा उसका 200, तो उसके हिसाब से यहां पे प्राइस बन गया 200 रुपए आ गया एक टिकट एक इंसान को। अगर यहीं पर 4 टिकट होती, ध्यान दो, तो 800 रुपए बन जाता यहां पर, लेकिन 5 से ज्यादा तो नहीं है ना,
तो 5 से ज्यादा नहीं, तो ये कैलकुलेशन भी नहीं होगी, ये कैलकुलेशन नहीं होगी। अब देखो ये कैलकुलेशन नहीं हुई 4 तक का। अब मान लीजिए यहां पे 6 टिकट हैं, करो, तो 1200 रुपए आपका टिकट का हुआ। बच्चों ध्यान दो, 1200 रुपए टिकट का हुआ। अब यहां पे हमने चेक किया कि नंबर ऑफ टिकट कितनी थी, क्योंकि डिस्काउंट तभी देना है जब 5 से ज्यादा हो। तो क्योंकि 6 टिकट थी तो 5 से ज्यादा हो गया। तो आप जरा कैलकुलेशन पे गौर करवाइएगा। टोटल प्राइस क्या है, 1200 है जो देना चाहिए हमें। अब टोटल प्राइस 1200 का 10% निकालो, सॉरी 1200 इंटू 10%, तो कितना निकला इसका, 120 रुपए निकला। तो 120 रुपए आपका डिस्काउंट मिल गया, और इस डिस्काउंट को इसमें से क्या करेंगे, माइनस। तो कितने की टिकट पड़ी, 1080 की टिकट पड़ गई। तो कैलकुलेशन समझ में आ गई सबको। लेकिन ये जो ऊपर हमने ये वाला तरीका यूज किया, इससे साफ सुथरा नजर आ रहा है, और बाद में एक खट्टी कैलकुलेशन कर ली। आप चाहें तो इसी में गड़बड़ कर सकते हैं, जो भी आपको तरीका बताया गया है। अब यहीं पर देख लीजिए, टर्नरी ऑपरेटर से इसको शॉर्टकट मार दिया गया बच्चों। अरे यार ये सब बाद में वीडियो बन रही। अब देखो यहां पर P है तो प्राइस में क्या आ जाएगा, 500। अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो कोलन साइन में जाएगा। अगर G है तो प्राइस में क्या आ जाएगा, 300। और फिर कंडीशन फॉल्स हुई तो कोलन साइन में आएगा। और सिल्वर वाले का 200। फिर नंबर ऑफ टिकट कैलकुलेट की और फिर वो चेक कर लिया, उससे बड़ा है तो प्राइस को माइनस कर दिया। शॉर्टकट बता, इतने में ही हो गया वो जो ऊपर लगाया था। इसको देख लेना आप लोग। और डिस्प्ले में तो आपको पता ही है, प्रिंट करा दिया गया हो गया। फिर नीचे वर्डमेंट बनाकर, ऑब्जेक्ट बनाकर बैठे रहो। सब अब चेक नहीं कराएंगे, बस दिखा दें। अब देखो दूसरा क्वेश्चन आपको बता दिया गया स्ट्रिंग का। तो हमने एक ये नया क्वेश्चन ट्राई किया है कि आप कोई भी स्ट्रिंग इनपुट कराइए, उसमें जो वॉवेल्स हैं वो अलग कर लीजिए, पहले आ जाएं, और जो कॉन्सोनेंट हैं वो बाद में आ जाएं। तो ये आराम से हो जाएगा, हम चला के नहीं दिखा रहे हैं। अब यहाँ पे खाली कॉन्सेप्ट देख लीजिए कि स्ट्रिंग में जो भी इनपुट किया है, अगर वो वॉवेल है तो वॉल्स नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, अगर वो कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया, फिर वॉवेल को पहले कर दिया और कॉन्सोनेंट को बाद में कर दिया। तो स्ट्रिंग का कोई छोटा सा ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। उसके बाद बच्चे इस क्वेश्चन पे ध्यान देना, ये इस टाइप का जो हमने बताया था, एक 100-111 वो वाला, या ये कुछ ये आना चाहिए, ठीक है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग का दूसरा क्वेश्चन फिक्स आएगा। तो ये पैटर्न आपको पता है। इसमें देखो हमने क्या किया, डेफिशिएंट नंबर या वेम्पायर नंबर, नहीं क्या दूसरा और नाम था उसका, क्या था दूसरा नाम याद है, हमने फिलहाल ये नया वाला नाम लिया, एक और है इसका नाम। तो इसमें क्या है, डेफिनेशन क्या है, 8 इज अ डेफिशिएंट नंबर बिकॉज इट्स पावर प्रॉपर फैक्टर आर 1 to 4 विच एड अप टू 7। ये क्या कुछ गलत लिख गया है, हाँ ठीक है, हाँ। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, नंबर का एक मिक्स करके आएगा। और ये हमने अपने मन से डाल दिया, खाली यही दो ऊपर वाले इंपॉर्टेंट हैं, ये वाला अपने मन से डाल दिया, ठीक है। सोल्यूशन बस ऐसे देख लो, ये पैटर्न वाला हो गया। पैटर्न में देखो लॉजिक जो लगाया गया वो हमने बदल दिया है। ये लॉजिक में हमने इफ कंडीशन लगाना सिखाया था ना, वो बदल दिया है, ऐसे ही आ जा रहा है। फिर ये वाला आपका डेफिशिएंट नंबर वाला, इसमें फैक्टर्स का सम कर लिया गया, और फिर सम जो है अगर नंबर से छोटा है तो डेफिशिएंट नंबर है, छोटा सा क्वेश्चन है। और फिर ये था 2 कैरेक्टर ये जो लाए गए हैं उनको अपर केस में चेंज कर लिया, और फिर उनके बिटवीन वाला प्रिंट कराना था, एक्सक्लूडिंग था स्टार्टिंग एंडिंग को। तो CH1+1 कर दिया और कैर में चेंज करके कैरेक्टर का लूप चला दिया, और C++ कर दिया, और फिर चेक कर लिया वो कैरेक्टर अगर वॉवेल है तो प्रिंट हो जाए। तो पहले और लास्ट वाले कैरेक्टर के बीच में जितने भी कैरेक्टर हैं, अगर उनमें जो कोई वॉवेल है वो प्रिंट हो जाए, तो ये प्रिंट हो जाएगा आपका आराम से। और फिर देखो ऑब्जेक्ट बना, वर्डमेंट बनाकर ऑब्जेक्ट बना देना है ना, और इसमें आपका ये फिक्स वैल्यू ऐसे भेज देना जैसे हमने भेजी है। फिर 6 क्वेश्चन, अब ये एमरेप नंबर ले लिया, कोई भी नया नंबर ही आएगा, नंबर का 15 नंबर का प्रोग्राम आना है। ये थोड़ा अच्छा लग रहा था, कुछ वर्किंग करने का मौका मिल रहा था। किसी भी नंबर को एमरेप नंबर कहते हैं कब, कि जब वो नंबर खुद प्राइम हो और उसका रिवर्स करें वो भी प्राइम हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे नंबर इनपुट कर लिया
और ये वाइल लूप से पहले हमने वाइल या फॉर जो भी यूज करो इसका रिवर्स कर लिया पहले। रिवर्स वाला लाइन आपको याद होगा, रिव इक्वल टू रिव इनटू 10, है ना। और रिवर्स करने के बाद पहले, और देखो नंबर किस में था, नंबर आपका नम में था, टेम को रिवर्स कर लिया और रिव में स्टोर कर लिया, फिर नम को चेक किया वो प्राइम है या नहीं है, C++ कर लिया, और आपका रिव को चेक किया कि वो भी प्राइम है और P++ कर लिया, ठीक है। तो दोनों प्राइम है क्योंकि, तो फिर चेक कर लिया कि दोनों क्या 2 से मैच कर रहे हैं, अगर है तो नंबर इज एमरेप नंबर। बस ये हो गया। उसके बाद इसमें भी बच्चा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, लेकिन है वो समय टाइप का कुछ। तो यहाँ पे हमने कुछ नया दे दिया आपको कि नए क्वेश्चन मिलते हैं, थोड़ा आता अच्छा, क्योंकि जब पेपर आप देखो टीचर कुछ भी पढ़ाए और वो टीचर क्या पढ़ाएगा वही पुराना जो आ चुका है उसी में से रिलेटेड, और जब पेपर लेके आप बोर्ड एग्जाम से निकलते हो तो नया नया उसमें सब होता है, तो हमने नया देने की कोशिश की है। तो ये सिंगल डिजिट नंबर और डबल डिजिट नंबर का सम करवाना है 2D एरे में। तो देखो यहां पर ये 4 ध्यान दो 4x4 सिंपल वाला दिया है तरीका, 4x4 ये वैल्यू इनपुट करा ली, वैल्यू इनपुट कराने के बाद फिर यहां पर देखो 0 से 9 के बीच का होगा तो क्या होगा, सिंगल डिजिट होगा, आसान तरीका, और उसको सम कर लो। और 10 से 99 के बीच का अगर नंबर है तो वो डबल डिजिट का होगा। तो माइनस में भी हो जाएगा ना वो, तो ये जोड़ दिया गया, ठीक है। जो प्रॉपर तरीका है वो कंडीशन लगा दी गई, बाकी और तरीका ट्राई ना कीजिएगा, आसान था। कठिन ना लगाओ, आसान लगाओ। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था इसको, ये आखिरी क्वेश्चन, इसको ध्यान से सुन लो। यहां पर ये नहीं कहा जाएगा कि डेटा असेंडिंग स्टोर है या डिसेंडिंग, डेटा देख कर तुमको पहचानना पड़ेगा। तो हमने यहां पर डिसेंडिंग किया है, ठीक है। उसके बाद अब यहां पर समझना, ये तो इनपुट नहीं कराना है, बच्चे इनपुट करा डालेंगे, इसको इनपुट नहीं कराना, ये तो उन्होंने क्वेश्चन में कह दिया है। देखो ये बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, ये इनपुट बाय यूजर लिखा है तो वो इनपुट ही करा डालेंगे, लेकिन नीचे लिखा है कि कहाँ कहीं कहीं लिखा था, भूल गए हो सकता है हमसे ही गलती हो गई, इनपुट नहीं होगा ये, ठीक है। इनिशियलाइज वाला होता है, बाइनरी सर्च के लिए कह रहे हैं, लीनियर सर्च में इनपुट करना पड़ेगा। फिर देखो एक नंबर इनपुट करा लो जिसको सर्च करना है, तो ये टेम्परेचर इनपुट करा लिया हमने। अब देखो जो बिगिनिंग, बच्चों ध्यान दो, बिगिनिंग को हम लोग बी मानते थे, यहां पे हमने लेफ्ट ले रखा है। उसके बाद जो लास्ट होता था उसको एल मानते थे, यहां पे हमने राइट, लेफ्ट और राइट। और उसके बाद मिड वैल्यू और फ्लैग वैल्यू 0। फिर टेम्प डॉट लेंथ -1 कर दिया, तो राइट यानी लास्ट वाला नंबर का इंडेक्स नंबर मिल गया। अब जरा गौर करना, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में अंतर क्या है ये 2 से डिवाइड करना पड़ता है और इक्वलिटी चेक करनी पड़ती है, ये तो आपके दोनों चीजें सेम है। अब यहां पे देखो, इसको खाली देख लो, बाकी कोई दिखाने की जरूरत नहीं। हमने जो पढ़ाया था वो इस तरीके से लिखा था बच्चों, हमने जो पढ़ाया था वो इस तरीके से पढ़ाया था, उसको एक बार देख लेंगे। ये एल्स इफ वाला देखना है, एल्स इफ, पहले हम असेंडिंग, कंफ्यूज ना होना, पहले हम असेंडिंग ऑर्डर के लिए बता रहे हैं, जो असेंडिंग ऑर्डर वाला ही पढ़ाया था। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए हमने लिखाया था कि जो नंबर सर्च करना है, यानी कि सर्च इज ग्रेटर, नंबर अगर बड़ा है, जो ढूंढना है अगर वो बड़ा है आपका टेम्प ऑफ मिड से, तो क्या बताया था, कोई कोड बताया तो बोलो, क्या बताया था, लेफ्ट इज इक्वल टू, यानी बी इज इक्वल टू मिड +1, लेफ्ट इज इक्वल टू मिड +1, ये बताया था। और एल्स इसका छोटा मान लो, तो राइट इज इक्वल टू मिड -1, ये बताया था। ये क्या डेटा है, असेंडिंग ऑर्डर के लिए है। अब देखो इसी को डिसेंडिंग करना है तो करना, अगर डिसेंडिंग होता है तो इसमें क्या चेंज करते, तो हमने बताया वो गलत, वो मैंने प्रैक्टिकल करके देख लिया, वो गलत हो रहा है। आपको बच्चों हमने इसमें 2 तरीके बताए थे, खाली इसका साइन चेंज कर देना, ये ऐसे लिखे रहते हैं, वो गलत तरीका हो जाएगा। आप इस तरीकों को फॉलो करो, क्योंकि मैंने कंप्यूटर चला के देख लिया। आप इस लाइन को, ये साइन ऐसे लगा रहना ना, ये लाइन नीचे कर दोगे और ये लाइन ऊपर कर दोगे, तो उसके हिसाब से देखो जरा,
डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या हो जाएगा, ये आपका लेस देन की जगह पर ग्रेटर देन हो जाएगा, सॉरी ये ग्रेटर देन था उसकी जगह पर लेस देन हो जाएगा। तो देखो इस लाइन में और इस लाइन में कोई अंतर है, इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करो। अच्छा ओके, साइन हमने बदल दिया ना, हाँ ठीक, आप चेक करो अब ये सही है ना, ये लाइन और ये लाइन बिल्कुल सेम है। और बाकी हमने क्या कहा कि नीचे वाली लाइन को, ये क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर वाली लाइन लिखी है तो नीचे वाली लाइन को ऊपर कर दो, यानी राइट वाली लाइन ऊपर चली जाएगी और लेफ्ट वाली लाइन नीचे आ जाएगी, बस इतना कर देना, समझ गए। एक मिनट, और इसको फिर से पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो जल्दी से। ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद स्वयं करते हैं, है ना। और बाकी ये हम बीच में ईश्वर ने भेजा है हमको तुम लोगों को मदद करने के लिए, तो इस नाम को याद रखना भाई, और इस नंबर को भी याद रखना है। अच्छा अभी बच्चों ध्यान देना, अभी जो है हर साल ये एक दो चीज़ें कराते हैं, लेकिन एक चीज़ तो हम भूल ही गए। चलो अच्छा मैं इसको पहले रोक देता हूँ, हैं ये हो गया कंप्लीट। ओके, ऑनलाइन वाले बच्चे अभी जाएंगे नहीं, कुछ चीज़ें और डिस्कस करेंगे, बाकी पेपर आपका डिस्कस हो गया है।